हाय एवरीवन। उम्मीद कर रही हूँ आप सब ठीक हैं। और आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है जंबल सेंटेंसेस की। मेंस का पेपर बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा पास में। और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट्स हैं कि मैम आपने कॉम्प्रिहेंशंस करा दिए हैं, क्लोज टेस्ट करा दिए हैं, अब आप ना जंबल सेंटेंसेस भी करा दीजिए। तो कॉम्प्रिहेंशंस मैंने पिछले 5 साल के सारे करा दिए हैं CGL के। क्लोज टेस्ट जो है मैंने टॉप 10 पिछले 5 साल के करवाए हुए हैं। और अब मैं करवा रही हूँ जंबल सेंटेंसेस टॉप 20 पिछले 5 साल में से। ठीक है दोस्तों, अब इससे पहले मैं ये शुरू करूँ, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं पहले आपको बताऊंगी कि जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर हम करेंगे जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व। ठीक है, चलिए। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल मौजूद है जिसमें बहुत सारी PDFs आती हैं प्रीवियस ईयर्स की। और रिवीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है वो। फटाफट आप क्लासेस को जब भी आपका पेपर आता है तो फटाफट जो भी PDFs दी गई हैं उनको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। बड़ी क्रिस्प फॉर्म में PDFs रहती हैं वो, पिछले 5 साल की काफ़ी सारी मैंने दे रखी हैं। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल पे, साथ ही अभी इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। और साथ ही एक और चैनल है क्विज का चैनल, और वो क्विज का चैनल भी अभी अभी हमने शुरू किया है। और वो भी आप ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगी क्विज वाला चैनल, उस पर रोज क्विज आते हैं। ठीक है, तो 2 चैनल है, एक में PDFs वगैरह हम देते हैं, साथ में क्विज का चैनल है। अच्छा, तो हम शुरू कर देते हैं क्लास को। देखिए दोस्तों, जंबल सेंटेंसेस को करने के मेरे पास कुछ तरीके हैं, वो मैं पहले आपको शॉर्टलिस्ट करूंगी, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली चीज तो ये होती है जंबल सेंटेंसेस को पहचानने के लिए कि पहले तो आपको डरना नहीं होता है ना। प्रैक्टिस आपकी हुई होनी चाहिए थोड़ी बहुत, पर फिर भी अगर कम प्रैक्टिस है तो आपको डरना नहीं होता। कुछ ट्रिक्स मैं बता रही हूँ जो काम आ सकती हैं आपके, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाए पेपर में, है ना। चलिए, तो पहली चीज होती है, पहले तो आपको थीम ही समझनी पड़ती है। अगर आपको लिखा हुआ समझ ही नहीं आता फिर जंबल सेंटेंसेस करने मुश्किल हो ही जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अंडरस्टैंड द थीम। नहीं आती तो कुछ नहीं कर सकते। पकड़ना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज हमें जो मदद करती है जंबल सेंटेंसेस को करने में, वो होता है ओपनिंग स्टेटमेंट का पता लगा पाना। ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ के पता लग जाती है जब राइटर कोई जनरल सी बात कर रहा होता है ना, फिर बाद में उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। चांसेस है कि जनरल वाली बात जो होती है वो ओपनिंग स्टेटमेंट होती है। अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट मिल जाती है तो भला हो जाता है, आपका ऑप्शंस का यूज करना होता है उसमें। तो 10th पॉइंट में मैं लिखूंगी कि ऑप्शंस का यूज, सबसे पहले आप यही समझ लें कि ऑप्शंस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूज ऑप्शंस। ओपनिंग स्टेटमेंट देखने के लिए भी आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे ऑप्शंस कैसे हैं, मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट कैसी है। तीसरा ट्रिक होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट पकड़ना। आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट पता लगनी चाहिए, जैसे कि उसमें कुछ कंक्लूजन, हेंस, देयरफॉर, ऐसे वाली चीजें हो सकती हैं जहां पे वो कुछ उपचार दे रहा होगा, कुछ पॉजिटिव कह जाएगा। अगर मान लो पूरा जो सेंटेंसेस आपके नेगेटिव हैं तो वहां पे कुछ एंड में वो पॉजिटिव कह जाएगा, उसका कुछ सोल्यूशन दे जाएगा। तो अगर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट भी पहचान लेते हो तब भी आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो सकते हैं, पर ऑप्शंस पे आपको ध्यान रखना है लगातार लगातार। चौथा वाला चीज है यहाँ पे पेयर्स को फाइंड करना। पेयर्स बहुत कोशिश करनी चाहिए फाइंड करने की, उसके साथ ही आपको तो पता लगना चाहिए कि मैं यूज करूं ऑप्शंस को। तो चौथी चीज जो है वो पेयर्स फाइंड करना है। देखना होता है कि कौन सी बात कैसे कही गई है, उसका लिंक कहीं और कैसे बन रहा है। पेयर्स को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंक कहाँ किसका कैसे बन रहा है ये जरूरी है फाइंड करना। और जब आपको पेयर्स मिलते हैं ना साथ, तो ऑप्शंस के साथ साथ आप देखा करोगे अरे ये तो पेयर मिल गया, तो ऑप्शंस में देखा करोगे ये पेयर कहाँ दिख रहा है ना। तो पहले तो आपको थीम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग स्टेटमेंट देखने से भी मिल जाते हैं आंसर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट देखने से भी मिल जाते हैं आंसर्स। डिपिक्ट करना होता है कि क्या चीजें कर सकते हैं, फिर पेयर्स से हमें मिल जाते हैं आंसर्स। फिर आता है हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स, ऐसे भी हमें आंसर्स मिल जाते हैं। ट्रांजिशन वर्ड से क्या मतलब है, जहां पे जो भी बात कही जा रही हो ना उसमें ट्रांजिशन लाई जा रही हो। जैसे कि आपने ट्रांजिशन वर्ड्स में लिखा बिकॉज, तो रीजन दे रहा है वो।
यानी पहले कुछ कहा गया होगा, बिकॉज वाली स्टेटमेंट बाद में आएगी, यूज ऑप्शंस उसके साथ। जैसे उसने बोला हो देयरफॉर, ये ट्रांजिशन वर्ड्स है। जैसे उसने बोला हो हाउएवर, उसने बोला हो सो, वेयर एज, ठीक है, ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो कि आपको दर्शाते हैं कि इससे पहले कोई स्टेटमेंट आ चुकी है, तभी इसके बाद आपने स्टेटमेंट चेंज करने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए। इन कंक्लूजन, जैसा यहाँ ओपनिंग स्टेटमेंट में इन कंक्लूजन हमें मिल जाएगा, बट जैसा वर्ड आ गया हमारे पास, ऑल्सो जैसा वर्ड आ गया, ऑल्सो ऑल्सो यानी कि इससे पहले कुछ कहा गया, बट ज्यादातर चांसेस है इससे पहले कुछ क्या कहा गया हो, कुछ कंक्लूजन में किया गया हो। तो ये पेयर्स पकड़ने, मतलब ये ट्रांजिशन वर्ड्स अगर हम पकड़ते हैं तो फायदा होता है हमें ट्रांजिशन वर्ड से। फिर हमारे पास है कि कई बार तो क्वेश्चंस इतने आसानी से सॉल्व हो जाते हैं कि आप पूछो ही मत, इतनी आसानी से कि पूछो ही मत, कितनी आसानी से। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कितनी बार ऐसा होता है कि आप अगर क्रोनोलॉजी पकड़ लेना, मान लो कोई डेट्स लिखी हुई है, तो डेट्स की क्रोनोलॉजी पकड़ ली आपने कि ये वाला इस साल में हुआ था, वो उस साल में हुआ था, वो इस साल में हुआ था, कुछ ऐसी बात कही होगी, तो साल डेट्स पकड़ के आप क्रोनोलॉजी बिठा के उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चौथा होता है हमारे पास प्रोनाउन का रेफरेंस, सातवां प्रोनाउन का रेफरेंस, कि आपको लिखा हुआ है ही, शी, इट, दिस, दैट, डिटर्मिनर्स यूज हो गए, प्रोनाउन यूज हो गए, तो आपको ही, शी, ये इट, ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या फिर डिटर्मिनर के काम, ये चीजें आपको कब आती हैं? जब आपने पहले कोई बात कह दी हो उसके बाद आती है ये चीजें, यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली यही होता है। तो प्रोनाउंस का रेफरेंस से भी हम पता लगा देते हैं चीजों को। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, पता लगती है पढ़ने से आती हैं ये चीजें कि कैसे किसको चीज को आप क्या पकड़ रहे हो। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे आर्टिकल्स का यूज, आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स में अपन क्या करते हैं, हमको दिख जाता है कभी कभी द आर्टिकल, तो आप देखो कि ए एन वाले जो आर्टिकल हो वो इंट्रोडक्शन के लिए होते हैं, द वाला आर्टिकल जब चीज स्पेसिफिक हो जाती है तब आता है। तो ए एन वाली चीज अगर किसी नाउन लिखा है उसके साथ पहले ए एन लिखा है और बाद में उसको कहीं दिख रहा है आपको कि उसी नाउन के साथ द लिख दिया, तो इसका मतलब है ए एन वाली चीज पहले आई होगी। देयर आर चांसेस, चांसेस क्या, क्योंकि वहां पे इंट्रोडक्शन हो रही है, बाद में वो चीज अपने आप स्पेसिफिक हो गई है, सबको पता लग गई है, तो ए एन वाला जो स्टेटमेंट होती है वो पहले आ जाती है। साथ साथ ऑप्शंस का यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब आप का सॉल्व करने का तरीके में ऑप्शंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी आप ट्रिक लगा रहे हो ऑप्शंस को साथ साथ रेफर करते जाओ। ओके, और जो 9th फॉर्मेट है जो हम कर सकते हैं वो होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वर्ब देखो, सब्जेक्ट देखो किसके साथ जा रही है, ये पकड़ना चीजों को। ठीक है, साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस पे ध्यान रखना है कि ऑप्शंस को हम यूज करते रहें, क्योंकि ऑप्शंस दिए क्यों है आपको, 100 दुनिया में से नहीं बनाने हैं लिंक, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ऑप्शंस में ही आपका आंसर है, और आपकी पूरी जोर होनी चाहिए कि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन कर करके अपने आंसर तक पहुंच जाऊं। तो ये 10 तरीके हैं जिससे आप जंबल सेंटेंसेस सॉल्व कर सकते हो। आपको ओपनिंग स्टेटमेंट पता लग सकती है, क्लोजिंग स्टेटमेंट पता लग सकती है, आपको थीम पता चलनी ही चाहिए, पढ़ के समझ में आना चाहिए। ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई, क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गई, पेयर बन गए आपके, हाँ क्या कहते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स देख लिए कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, आर्टिकल से पता लग जाता है, प्रोनाउन से पता लग जाता है क्या है क्या नहीं है, क्रोनोलॉजी से पता लग जाता है, और ऑप्शंस का इस्तेमाल करना ही करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। 2 या 5 सेकंड मैं आपको दूंगी, मैं पॉज कर लेना आप वीडियो को, और फिर मैं समझाना शुरू कर दूंगी क्वेश्चन को। पॉज करके आप अपना पढ़ लेना और मैं आंसर समझाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो 5 सेकंड आई गिव यू फॉर यू टू पॉज द वीडियो एंड रीड इट। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम। चलो, वो कह रहा है आई हैड रीच द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माई अगाथा क्रिस्टीन नॉवल। मैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर पहुंच गया था अपने अगाथा क्रिस्टीन नॉवल के। कोई नॉवल है, उसके एक्साइटिंग पार्ट पे
राइटर पहुंच चुका है। वो कह रहा है ही वॉज प्रेजेंटली ग्रूइंग, अब ग्रूलिंग, ही कौन है, ये कौन प्रेजेंटली ग्रूअल कर रहा था। ग्रूअल मतलब जैसे सवाल बहुत ज्यादा पूछ पूछ के ना किसी से उसको उससे जवाब निकलवाना, तो ये ही कौन है। बी वाली स्टेटमेंट से कभी शुरू नहीं होगा, दी भी नहीं है, शुक्र है। यहाँ पे बोल रहा है हरक्यूल पॉयरट, हरक्यूल पॉयरट हैड मैनेज टू गेट टुगेदर। अच्छा, इसके बारे में शायद ही बोल सकता है वो, क्योंकि इसने किसी का नाम दे दिया, आए तो वो खुद ही है। फिर वो बोल रहा है शी हैड बीन, अब यहाँ शी भी लिखा है, तो ये शी किसके लिए लिखा है। हमने अगर हल्की सी नजर डाली थी तो हमें दिख रहा था द डचेस, डचेस, डचेस इज लाइक किसी पर्टिकुलर एरिया की जो हेड होती है। ब्रिटेन में एक तो क्या कहते हैं, पूरे ब्रिटेन का एम्परर हो गया है ना, किंग या क्वीन हो गए। डच कोई पर्टिकुलर एरिया दिया होता है, उसको जो हेड कर रहा होता है वो डच होता है, और उसकी या फीमेल हो तो वो डचेस होती है। तो ये डचेस शी के लिए लिखा है। साफ समझ में आ गया कि सी के लिए ही लिखा हुआ है और उसके लिए शी लिखा हुआ है। दैट मीन्स हम सी, बी और डी को आसानी से पेयर मान सकते हैं, सी बी डी। इतनी इतनी चीज से हमने आंसर कर लिया, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बस आंसर ये रहा, खत्म, सवाल खत्म, इतने में ही खत्म हो जाता है। अब आप समझ भी लो, आप देख लो कि इतने में आपने कर लिया ना, अब आप ये भी समझ लो कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं की, मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया ड्रामा, बहुत ज्यादा अपने आप को हीरो समझ के आंसर तो नहीं कर दिया है। तो वो करने के लिए आप एक बार पढ़ना भी चाहिए आपको कि क्या सेंटेंस था और क्या नहीं, आपने जो चुना वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि मैं अपनी नॉवल के सबसे अच्छे पार्ट पर पहुंच चुका था। अब सबसे अच्छा पार्ट बोल रहा है कि ये जो था ना, इसने मैनेज कर लिया था कि वो सबको ले आया था, जितने भी सस्पेक्ट्स थे इसके, मैनेज टू गेट टुगेदर ऑल हिज सस्पेक्ट्स। इस बंदे के जितने भी सस्पेक्ट थे, जिसपे भी उसको संशय था, वो सबको एक कमरे में ले आया था और बड़े अपने स्टाइल से सबको कॉर्नर कर करके उनसे कन्फेशन करवा रहा था, है ना। और अभी वो किसको ग्रूअल कर रहा था, किससे सवाल जवाब कर रहा था, डचेस से, जो कि बैठी हुई थी एक आम की चेयर में। तो ये नॉवल में क्या क्या हो रहा था वो बता रहा है। और फिर वो बोला शी हैड बिकम, वो इतनी एक्सट्रीमली नर्वस हो गई थी और वॉज ऑन द वर्ज, इस हद तक पहुंच चुकी थी कि बस अभी वो रो देगी। तो यानी कि राइटर एक नॉवल पढ़ रहा था, उसमें बता रहा था कि ये बंदा जो है सबको एक साथ एक कमरे में लाया था, सबके लिए कन्फेशंस निकाल रहा था, अभी वो डचेस को क्वेश्चन कर रहा था, उसको ग्रूअल कर रहा था, और वो इतनी बेचैन हो गई थी उसकी ग्रूअलिंग से, यानी ये डिटेक्टिव या कुछ होगा, उसकी ग्रूअलिंग से इतनी बेचैन हो गई थी कि वो ब्रेक डाउन ही होने वाला था उसका। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, यहाँ पे कह रहा है मिस ट्रेडगोल्ड, कोई मिस है, उन्होंने रैप किया, रैप मीन्स ऐसे टक ठोकना, उन्होंने रैप किया दरवाजे पे 2 बार अपने ग्लव्ड नकल से, मतलब उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, उससे उन्होंने दरवाजे पे नॉक कर दिया। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ मिनट्स, कुछ थोड़ा सा टाइम बीता, जब बिफोर द डोर ओपन, मतलब डोर खुलने से पहले थोड़ा टाइम बीता तो दरवाजा खुला, टू रिवील अ मैन, कि एक मैन उसमें से निकला जो कि ग्रे स्वेटर और ब्लू जीन्स में था। आपको साफ समझ में आ जाना चाहिए कि दरवाजा बजने के बाद ही ये खुलेगा, यानी कि एक ही स्टेटमेंट बी के, एक जो होगी वो बी से पहले ही होगी, कहीं भी हो ए बी से पहले ही होगी, क्योंकि दरवाजा खुला है यहाँ पे, वहां उसने बजाया है दरवाजा, तो ए पहले होगा बी बाद में होगा, ए पहले बी बाद में। वो क्वेश्चन सारे हटा दो जहां पे बी पहले है, ये हट गया, ठीक। अब हम आगे आते हैं, तो हमने देखा एट लास्ट दे केम टू अ हॉल्ट, एट लास्ट यहाँ लिखा हुआ है पर घबराना नहीं। उसने यहाँ बोला अ न्यूली पेंटेड रेड डोर, देखो अ न्यूली पेंटेड रेड डोर, और उसको द डोर करा है उसने, द डोर, द डोर, हाँ। तो ये वाली स्टेटमेंट सबसे पहले आएगी, ए बी दोनों से पहले आएगी, तो यानी कि डी की स्टेटमेंट ए बी से पहले होनी चाहिए। डी की स्टेटमेंट ए बी से पहले यहाँ तो नहीं है, वो दोनों ऑप्शन बच गए, ठीक है, वो दोनों ऑप्शन बन गए। अब हम देख लेंगे कि करना क्या है हमें उनके साथ। तो यहाँ पे हमने देखा एट लास्ट दे केम टू अ हॉल्ट आउटसाइड न्यूली पेंटेड डोर, तो अंत में वो एक नया पेंट डोर था, उसके बाहर आके खड़े हो गए, जिसके नंबर, जिसके ऊपर लिखा हुआ था 118। जब उसके ऊपर ये वहां आके खड़े हो गए, फिर बोला कि उसने दरवाजा खटखटाया, मिस दिस रैप्ड ऑन द डोर,
ओके, यहाँ आके खड़े हो गए और फिर दरवाजा खटखटाया, तो डी के तुरंत बाद ए है, डी के तुरंत बाद ए है, तो यही स्टेटमेंट ठीक है, सी से शुरू नहीं होगा, क्योंकि सी कुछ और स्टेटमेंट कह रही है। फ्लोरेना स्टूड बाय हर साइड, किसकी साइड पे, हमें समझ में आया मिस ट्रेडगोल्ड की साइड पे। साइलेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार चुप हुई थी वो, शायद बोलती हुई आ रही होगी स्कूल छोड़ने के तब से, जब से वो स्कूल से निकले थे, तब से वो अब जाके चुप हुई थी। तो अब हमें समझ आया कि ये लोग पहुंचे एक दरवाजे पर, उसको नॉक किया, वहां पे एक लड़की और थी जो कि इनके साथ में खड़ी हुई थी, जो चुप हुई तब, मे बी वो बोलती हुई आ रही थी, और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला जहां से निकला एक ऐसा आदमी। क्वेश्चन खत्म हो गया, डी ए सी डी। ओके, चले देखिए, यहां अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि बहुत सारी दर्जनों अलग अलग तरह की रीजनल लैंग्वेज बोली जाती हैं इंडिया में, जो कि शेयर करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि ग्रामर का स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी। दर्जनों लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में जिनका ग्रामर का स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी ऑलमोस्ट सेम है। फिर वो बोल रहा है इंडिया हैज हैड, इंडिया की रही है एक लॉन्ग एक्सपोजर इंग्लिश के साथ किसी भी कंट्री और के मुकाबले। तो इंडिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश का यूज हुआ है किसी और कंट्री के मुकाबले, जो कि यूज करती है इसको एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह। उसके अलग से वर्ड्स, डिस्टिंक्टिंग वर्ड्स, इडियम्स, ग्रामर, ये सारी चीजें, रेटरिक, ग्रामर एंड रेटरिक स्प्रेडिंग ग्रेजुअली टू ऑल, टू अफेक्ट ऑल प्लेसेस, हैबिट्स एंड कल्चर। तो इंग्लिश का जो प्रभाव रहा है हर जगह पे रहा है, उसके हर जगह हैबिट लोगों में रही है, और कल्चर में भी इंग्लिश का प्रभाव रहा है इंडिया में। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इज नेवर, वो कभी भी दूर नहीं रहा एवरीडे यूज से, इंग्लिश के, इंग्लिश के एवरीडे यूज से वो कभी भी अलग नहीं रहा है, इंडिया का जो बैकग्राउंड है। फिर वो बोल रहा है सिंस द अर्ली 1600s, अर्ली 1600 से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसने एक अपना होल्ड बना के रखा हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और इन सब जगहों पे, जिसको हम पहले मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे कहते थे। ओके, जब हमने ये देखा तो हमने पाया कि यहाँ पे राइटर ने देखो कैसे यूज किया है, टू इंग्लिश, इंडिया हैज हैड अ लॉन्ग एक्सपोजर टू इंग्लिश। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज नेवर फार अवे फ्रॉम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश। और यहाँ देखो सिंस द अर्ली 1600 द इंग्लिश लैंग्वेज, आप देख रहे हो कितना सम्मान दे दिया पहली पहली बात में, वहां इंग्लिश इंग्लिश कर रहा है, यहाँ द इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहा है, द इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। ऊपर से आप ये देखो कि यहाँ पे शुरुआत दिखा रहा है कि 1600 वाली शताब्दी से हमारा इंग्लिश से नाता है ना, तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ही है, क्योंकि यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि इंग्लिश से नाता कैसे। ऊपर से वहां देखो द इंग्लिश ऑफ, टू इंग्लिश ऑफ इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज। So, देख रहे हो कि पहला हैवी वेट डलता है, फिर उसको वो हैवी वेट को बार बार छोड़ते जाते हैं हम। तो डी से शुरू होगा ये स्टेटमेंट, ए से शुरू नहीं होएगा। डजन्स ऑफ डिस्टिंक्ट, ये तो बात ही अलग है, यहाँ पे इंग्लिश की बात, इस वाले पॉइंट में इंग्लिश की बात, इस वाले पॉइंट में इंग्लिश की बात, तो आप ये समझो कि ये तीनों पास के ही है। वो बात तो अलग ही हो गई कि अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस का लेना देना भी है, तो ये तीनों तो वैसे ही साथ में आने चाहिए। तो ये भी बीच में आपने ए कहीं घुसा दिया, जबकि यहाँ इंग्लिश की बात हो रही है, इधर इंग्लिश की बात हो रही है, इधर इंग्लिश की बात हो रही है, ए बीच में घुसा दिया, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ए से वैसे ही शुरू नहीं होएगा, ए से वैसे ही नहीं शुरू होगा, क्योंकि डी आपको दिख रही है ओपनिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब आप देखो कैसे लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो है वो सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई 1600 से। उसके बाद बोलता है कि इंडिया का बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है इंग्लिश से, वो सेकेंड लैंग्वेज बनी है, हर जगह पे मौजूद रही है हमारे कल्चर वगैरह में। उसका कह रहा है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एवरीडे यूज से बहुत रहा है, और फिर देखो वो एवरीडे यूज से कहाँ चला गया, रीजनल लैंग्वेजेस पे। ठीक है, तो एवरीडे यूज में फिर वो रीजनल लैंग्वेजेस के साथ चला गया कि जिसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी जुड़ा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, मैं पानी पी लूं।
हम्म तो वो कह रहा है दे स्टैंड अनडिफीटेड, दे स्टैंड अनडिफीटेड। क्या स्टैंड अनडिफीटेड, क्या दे, किसको दे बोल रहा है राइटर? ए से शुरू नहीं होगा, दे किसको बोला? बोला एडिशनली, एडिशनली मतलब कुछ बात को जोड़ा गया है, यहां से शुरू नहीं होगा। फिर यहाँ देखो, इंडिया इज द कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग। और यहाँ बोल रहा है महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जाम्पल्स, ये दो ग्रेट एग्जाम्पल्स है कॉलोसस वर्क के, जो क्वेश्चनेबली जो एंजॉय करते हैं हाईएस्ट, मैं इसको समझाती हूँ, हाईएस्ट लेवल एंजॉय करते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस है इनकी। तो आप देखो कि दे से आप शुरू नहीं कर सकते, एडिशनली से आप शुरू नहीं कर सकते, ऑप्शन आपके पास बी या डी है शुरू करने का। आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए महाभारत और रामायण एग्जाम्पल्स हैं और ओपनिंग स्टेटमेंट्स दी हुई है, इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट बी है आपकी, जिसमें उसने बोला कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें लोग हैं ना बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, किस चीज से, उनके पास बहुत प्रोलिक्सिटी है ना, प्रोलिक्सिटी है और एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग है, मतलब बहुत अच्छे से स्टोरी को बताते हैं। प्रोलिक्सिटी का मतलब है शब्दों को बहुत अच्छे से बातें बढ़ा चढ़ा के बातें करके लंबा खींच के बातों को एक्सप्लेन करना स्टोरी को। प्रोलिक्सिटी मतलब फुल ऑफ वर्ड्स, बहुत शब्दों का उपयोग करके बातें बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके बातें बताते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग की जाती है। और उसके बाद फिर वो आता है इस बात पे कि महाभारत और रामायण ये दो ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं कॉलोसल वर्क के, भव्य जो काम है उनके एग्जाम्पल्स हैं, जो बिना किसी शक के एंजॉय करते हैं पॉजिटिविटी की, वो पीक सोर्सेज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं कल्चरल एथॉस के। कल्चरल जो हमारी चीजें क्या कहते हैं, संस्कार है हमारे, उसका एग्जाम्पल है ये। तो पहले उसने बताया कि हमारी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है महाभारत, और ये उसके एग्जाम्पल है। तो बी के बाद डी का पेयर है, ए नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है ना दे स्टैंड अनडिफीटेड, ये दे कौन है, ये दोनों महाभारत और रामायण। वो कह रहे हैं कि महाभारत और जो रामायण है ना वो अनडिफीटेड हैं। शेक्सपियर ने जो लिखी हैं किताबें और होमर की जो लिखी हुई किताबें हैं उसमें ये अनडिफीटेड है, हमारे ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये वो बोल रहा है, और इसको साथ में पहले इससे जोड़ा गया है। कैसे, कैसे जोड़ा उसने कि किधर गया, हाँ, तो बोल रहा है कि एडिशनली द फिलोसफिकल कोर्स, और साथ में कहूं तो जो इसका फिलोसफिकल डिस्कोर्स है, जो बातें इसमें कही गई हैं और जो डिस्कशंस किए गए हैं इसमें अलग अलग दुविधाओं पे जीवन की, भगवत गीता से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये हाईली अप्रिशिएटेड है पूरी दुनिया में। तो पहले उसने बताया इंडिया की बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है, फिर उसने बताया कि महाभारत और ये एग्जाम्पल्स हैं उस चीज के, और ये किसी से पीछे नहीं है, चाहे शेक्सपियर की लिखावटें हो चाहे होमर की लिखावटें हो। और फिर वो बोलता है, पहले बताया कि किसी से पीछे नहीं है, फिर वो और कहता है एडिशनली इनका बहुत महत्व है दुनिया में भी, इन्होंने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स रहे भगवत गीता में, जो डिस्कशंस हुई हैं भगवत गीता में लाइफ को लेकर, उसका महत्व है पूरी दुनिया में, ऐसे कंक्लूड किया उसने। पढ़ना है आपको पहले। देखो वो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स प्रेरित करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो इंक्लूड करें इन फूड्स को, दीज फूड्स। आप समझ रहे हो, दीज फूड्स, कौन से फूड्स, दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल। इन फूड्स को, कौन से फूड्स, ये दीज किसके लिए लिखा है? हाँ, ए से शुरू ही नहीं हो सकती स्टेटमेंट, काट दो बिल्कुल, बिल्कुल काट दो स्टेटमेंट को ए से, ये वाला ऑप्शन खत्म। कौन से दीज फूड, दिस दैट दीज दोस, क्या? पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। पावर फूड्स आपकी डाइट में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पावर फूड्स आपकी डाइट में हर दिन अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला बोल रहा है द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट है कि आप पावर फूड से सबसे ज्यादा निकाल सकें, अपने जीवन में सबसे ज्यादा निकाल सकें, वो यह है कि इन्हें पकाएं कैसे, इनको खरीदें कैसे, सीजनल प्रोड्यूस को, और ये रिकॉग्नाइज करना कि आपका प्रेफर्ड फ्लेवर प्रोफाइल क्या है। तो आपको पता लगना चाहिए आप खाना क्या चाहते हो, उनको पकाना कैसे है, और ये तो आप देखो कि वो कह रहा है इधर कि एवरीडे डाइट में यूज किए जा सकते हैं, और फिर इस वाली स्टेटमेंट में कह रहा है
सीक्रेट उसका ये है कि आप फायदा कैसे उठा सकोगे। तो आप खुद समझें कि ये जो एवरीडे डाइट की बात हो रही है ना, वो यूज किए जाते हैं, पहले तो उसने बताया यूज कर सकते हैं, फिर वो कहता है ये ध्यान रखना कि इसको यूज कैसे किया जाता है, उसका सीक्रेट ये है यूज करने का, कि आप उसका फायदा उठाने का सीक्रेट ये है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है सी वाली, इसके बाद ही आनी चाहिए। और आगे देखो, वो कह रहा है पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स। वो कह रहा है कि पावर फूड्स हाई है न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स में। ठीक है, तो ये बात तो कुछ और ही हो गई। वहां पे भी, यहाँ डाइट की बात हुई है, यहाँ पे भी डाइट की बात हुई है कि उनको अलग अलग तरीकों से डाइट में यूज किया जा सकता है, और यहाँ सीक्रेट बता रहा है कि कैसे इसके फायदे होंगे, और यहाँ पावर फूड्स के बारे में बता रहा है कि कैसे आप इसको यूज करोगे, मतलब क्या क्या इसके न्यूट्रिएंट्स, यूज नहीं, क्या क्या इसके न्यूट्रिएंट्स है ना। तो हम क्या करेंगे, बी से तो हम शुरू करेंगे नहीं, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर डाइट दिस दिस दिस, बी लिखा है, फिर आपने सी लिखा है, फिर आपने ए लिखा है, नहीं लिखेंगे ये। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला आप इसे डेली डाइट में यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपने बोला इसको यूज ऐसे करना है, और फिर आप कह रहे हो कि फिटनेस ट्रेनर्स इस खाने को डाइट में इंक्लूड करवाते हैं। आप पहले ये बताओ ना कि फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं वो इंक्लूड कराते हैं, आप इनको अपनी लाइफ में हर रोज इंक्लूड कर सकते हो, कैसे इंक्लूड कर सकते हो वो आपको देखना है। तो ए बी सी और डी कहीं भी बीच में नहीं आना चाहिए, डी से शुरुआत कर दी, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ए बी सी की ही क्रोनोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि वो बहुत सारे ट्रेनर्स इनको क्या करते हैं, डाइट में बताते हैं, आप भी इन्हें डाइट में यूज कर सकते हो। इनको यूज करने के तरीके, इसका फायदा उठाने के तरीके ये हैं, वो बताते हैं, आप भी यूज कर सकते हो, फायदा उठाने के तरीके ये हैं। ये क्रोनोलॉजी बैठी, और ये बात अलग सी है, और आप ये बात एंड में नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे एंड में ये बात। क्यों नहीं लिखोगे एंड में ये बात, क्योंकि आप देखो दिख रहा है कि ये होते क्या है, ये रिच है फाइबर, पोटेशियम, न्यूट्रि मिनरल्स में। तो आपको नहीं लगता ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, जहाँ पे आप ये बता रहे हो कि ये सब रिच हैं इसमें, और फिर इसी वजह से फिटनेस ट्रेनर इनको एनकरेज करते हैं अपने क्लाइंट्स को ये लेने के लिए। तो पहले आप बताओ कि उनमें क्या गुण है, फिर वो एनकरेज करते हैं, आप भी ले सकते हो, यूज करने का तरीका ये है आंसर इसका, डी, ए बी सी। चलो नेक्स्ट। हम्म चलो, वो अब पहली स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे कि इसको करे कैसे, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है द प्रिंसिपल्स दैट एमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स, जो प्रिंसिपल इन ट्रायल्स में से निकले, कौन से ट्रायल्स में से निकले, कौन से दोज ट्रायल्स, कौन से ट्रायल्स, दोज ट्रायल्स कौन से, ए से शुरू होएगी नहीं स्टेटमेंट, काट दो। आपको पता है डी से स्टेटमेंट शुरू होगी, दिख गया आपको ऑप्शंस में, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, डी से स्टेटमेंट शुरू होनी है ना। तो टेंशन तो गई अब यहाँ पे कि डी से स्टेटमेंट शुरू होनी। अब वो कह रहा है दोज ट्रायल्स नोन एज नरमबर्ग कोड, ये प्रिंसिपल्स जो उन ट्रायल्स से निकले उनको कहते हैं नरमबर्ग कोड, है ना। अब आप जरा नजर घुमा देंगे जरा अपनी ढंग से, तो आपको दिखेगा नरमबर्ग ट्रायल्स यहाँ पे भी लिखे हैं, can be traced to the Nuremberg trials of 1947, the principle that emerged from those trials। ये है ट्रायल्स वाली बात, और कहीं ट्रायल ट्रायल नहीं लिखा है, यहाँ ट्रायल लिखा हुआ है, यहाँ ट्रायल लिखा हुआ है, ट्रायल को तुम छोड़ो, नरमबर्ग को देखो, और ये रहा नरमबर्ग। और इतना पढ़ के भी हम समझ जाएंगे कि इट कैन हेल्थ केयर कैन बी ट्रेस्ड टू द नरमबर्ग ट्रायल्स ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान हॉरर्स ऑफ नाजी एक्सपेरिमेंट, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स केम टू लाइट। ये जो ट्रायल्स थे ना, इसमें हमें पता लगा कि नाजी ने कितने घटिया मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो हमें दिखे, वो केम टू लाइट आए, वो आपको तुरंत पता लगना चाहिए, कैन बी ट्रेस टू दिस ट्रायल्स, और दिस ट्रायल को दोज ट्रायल्स वहां लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट पहले आएगी, ये उसके बाद आएगी। बाकी में कुछ ट्रायल्स वरायल्स की बात नहीं है, कुछ जनरल बातें हो रही हैं अगर आपने इसको पढ़ा तो, है ना। तो ये और ये लिंक्ड है, जिसमें ये पहले आएगी, सी पहले ए बाद में, लिंक्ड है, सी पहले ए बाद में। आंसर
इतने में ही आ गया, बिना जाने कि सेंटेंस क्या लिखा है। हल्की सी नजर होनी चाहिए बस पार की। अब मैं इसको समझा भी देती हूँ कि वो क्या कह रहा था। देखो, वो कह रहा है, ऐसे समझाऊं पहले या कैसे समझाऊं, इस ऑर्डर में समझाऊं? इसी ऑर्डर में समझ लेते हैं, चलो। एथिकल क्वेश्चंस, आपके एथिकल मॉरल क्वेश्चंस जो कि हेल्थ, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ से जो रिलेटेड हैं, वो टॉपिक्स को कैसे टॉपिक्स को कवर करते हैं, उसमें बड़े अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मॉरल इश्यूज, किस चीज को लेके, रिप्रोडक्शन को लेके, है ना। स्टेट ऑब्लिगेशंस इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे एथिकल मॉरल क्वेश्चंस हैं हेल्थ के सेक्टर में, वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, जैसे कि मॉरल इश्यूज रिप्रोडक्शन के अराउंड, रिप्रोडक्शन कैसे कर होनी चाहिए, क्या तरीका है, मतलब रिप्रोडक्शन के अराउंड हेल्थ से रिलेटेड मॉरल क्वेश्चंस होते हैं। स्टेट क्या हेल्थ की पॉलिसीज दे रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, मॉरल कोड्स होते हैं कि क्या क्या मॉरलिटी है इन सब चीज़ों को करने की, और क्या मेजर्स लेने चाहिए इन्फेक्शियस डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये जो भी हेल्थ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके साथ कुछ मॉरल क्वेश्चंस जुड़े होते हैं, यह सेंटेंस बता रहा है। ओके, फिर हम आते हैं यहाँ पे, वो कह रहा है रीसेंट फॉर्मल एफर्ट्स टू आर्कुलेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कह रहा है कि जो मॉरल चीजें जुड़ी होती हैं हेल्थ के साथ, अब वो कह रहा है नए जो अभी 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 कोशिशें की गई हैं कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना सकें, एथिक्स का, मॉरलिटी का स्टैंडर्ड बना सके, वो कोशिशें ट्रेस कर सकते हैं हम इन ट्रायल्स से। ये वाले ट्रायल्स ने हमें बताया था कि कैसे नाजी गवर्नमेंट ने मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए थे लोगों पर, कितने भयानक, और वो चीजें यहाँ पे निकल के आई। तो वो चीजें हमने जब देखी ना पास्ट से कि मॉरलिटी होनी चाहिए कोई मेडिकल चीज को फॉलो करने के लिए, तो इन वाले जब ट्रायल्स को हमने स्टडी किया तो निकल के आया कुछ प्रिंसिपल्स जिनको हम वो प्रिंसिपल्स कहते हैं। और फिर वो बोलता है ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ब्रॉडली हर हेल्थ रिलेटेड रिसर्च पे इन्वॉल्व है, जो भी हेल्थ रिलेटेड रिसर्च ह्यूमंस को इन्वॉल्व करती है अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो मान लो कोई दवाई बन रही है तो क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन पे ही तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, जानवरों पे भी करते हैं, ह्यूमंस पे भी करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ से हमें समझ में आया कि कैसे मॉरल कोड्स होने चाहिए, यहाँ से हमने निकाले, और ये हर किसी मेडिकल फील्ड पे एप्लीकेबल है। फिर वो बोल रहा है द ग्रोइंग हेल्थ ब्रेड्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी हेल्थ चैलेंजेस। जो आजकल जो हमारे हेल्थ को नए नए कंटेम्प्रेरी मतलब अभी के टाइम के जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है और वो ब्रेड्थ उनकी बढ़ रही है, कि हमारे अंदर और हमारे पास हेल्थ के फील्ड में और चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस उपज रहे हैं, दैट कैन नॉट ऑलवेज बी एडिक्वेटली एड्रेस, और ये क्वेश्चंस हमेशा सही तरीके से एड्रेस हो पाए ये जरूरी भी नहीं है। तो हम एड्रेस्ड बाय रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन जो कि अभी की पॉलिसीज चल रही हैं या गाइडलाइंस चल रही हैं या कोड ऑफ कंडक्ट चल रहे हैं। तो हमारे आजकल के समय में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं कि जो हमारे प्रेजेंट आइडियोलॉजीज या पॉलिसीज ये हैं, उस सब से हर क्वेश्चन को हम टैकल नहीं कर सकते। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, पर देखो हमने कितनी आसानी से कर लिया था इसे, है ना। वो बस इतना देखा हमने, दो ट्रायल्स और ये हमने कहा ये वाली स्टेटमेंट ये और ये वाली स्टेटमेंट बाद में, ये आंसर निकल गया था हमारा। तो सार अगर बताएं तो सार ये है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे मॉरलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस जो हैं हमने बनाने शुरू किए इनसे ट्रायल्स से, जहां से हमें पता लगा कि कैसे चीजें करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, और वहां से जो रिजल्ट निकल के आए वो ऑलमोस्ट हर हेल्थ केयर सिस्टम पे लग सकते हैं। और फिर राइटर एंड में बोलता है कि आज के दिनों में हेल्थ केयर में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आती जा रही हैं कि हर क्वेश्चन को हम प्रेजेंट जो हमारी पॉलिसीज हैं उससे सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, चलो देखो वो कह रहा है कि हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज, जो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं वो कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, कार्बन को सोखते हैं। अच्छे पेड़ कार्बन सोखते हैं, सोखते हैं भाई, क्यों नहीं सोखते, जब उनको फोटोसिंथेसिस बनानी होती है तो वो CO2 का यूज करते हैं।
ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कार्बन का एक बैलेंस बनाते हैं, कार्बन को ऑफसेट करते हैं, भर नहीं जाती है एनवायरमेंट में कार्बन, और वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को। तो क्या बताया, अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रीज कार्बन सिंक को का काम करते हैं। अगली लाइन में बता रहा है ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ। ट्रीज हमारे जो हवा है उसको साफ करने में मदद करते हैं। उनकी लीव्स और बार्क्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को और रिलीज करती हैं ऑक्सीजन को फॉर अस टू ब्रीथ। ऑक्सीजन को रिलीज करती है कि हम सांस ले पाए। यहां बोल रहा है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। जो बढ़ते जा रहे हैं लेवल कार्बन डाइऑक्साइड के डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से, वो ट्रैप हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में। देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, यहाँ कार्बन सिंक की बात की, एक जगह कार्बन सिंक है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड। इन अर्बन एनवायरमेंट्स में ट्रीज जो है एब्जॉर्ब करते हैं पॉल्यूटेंट गैसेस को, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसेस के नाम लिखे, और स्वीप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक को, ठीक है, उनको भी यूज कर लेते हैं। तो इनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन पार्टिकल्स को भी सोख ले लेते हैं, मतलब उनके ऊपर आके जम गए या कैसे भी। तो यहाँ आप देखो, यहाँ बात हो रही है कीवर्ड पॉल्यूटेंट गैसेस की। कीवर्ड्स पकड़े मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या पकड़े हैं? कीवर्ड्स पकड़े हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, यहां एब्जॉर्ब करते हैं पॉल्यूटेंट गैसेस। साफ साफ दिख रहा है, इसका लिंक है, उसका लिंक है। तो बी और डी, और बी ही पहले आएगा डी में, क्योंकि यहां पे वो बता रहा है कि वो अब्सॉर्ब करते हैं पॉल्यूटेंट्स को, जनरल बात, यहां स्पेसिफिक हो गए। और ए और सी का लिंक अभी हम देखते हैं, पर बी डी पहले आएगा, ए और सी का लिंक होगा। ए सी का लिंक यहां तो नहीं, बी डी का लिंक तो यहां नहीं है, खत्म। ए सी का लिंक यहां तो नहीं है, बी डी का लिंक यहां तो नहीं है, बीच बीच में आ गए, खत्म। ए सी का लिंक यहाँ है, बी डी का लिंक यहाँ है, बी डी का लिंक यहाँ है, ए सी का लिंक यहाँ है। हमें साफ पता था कि बी पहले आएगा, डी बाद में, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि अर्बन एनवायरनमेंट में कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे बताया कि वो मदद करते हैं एब्जॉर्ब करने में पॉल्यूटेंट्स को। यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से एब्जॉर्ब होते हैं अर्बन एरियाज में। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट जनरली पहले ही आती है, जनरली क्या, जनरल स्टेटमेंट पहले ही आती है, उसके बाद स्पेसिफिक स्टेटमेंट आती है। तो बी पहले डी बाद में, बी पहले डी बाद में। अब आप खुद समझ लो, वो कह रहा है कि ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि मॉडर्न एनवायरनमेंट में ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स गैसेस जैसे इनको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर वो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफॉरेस्टेशन से बढ़ती है और पेड़ इनका कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी जनरल स्टेटमेंट यही है। पहले आपने बताया कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होती कैसे है, फिर आपने बताया कि पेड़ उसको सोख लेते हैं। क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स, यानी टाइगर्स की बात हुई है। फिर बोल रहा है दे मोस्टली यानी टाइगर की बात हो रही है। बी लिखा होता तो शुरू नहीं होता यहां से। इट इज अज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली इतने टाइगर्स हैं जो कि दुनिया में रहते हैं, अच्छा वाइल्ड में रहते हैं, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उन्हें जंगल के बैकग्राउंड में देखें और ये सब देखें। अगर आप यहाँ देखें तो आप देखो टाइगर्स की बात कर रहे हो, यहाँ पे आपने बात की कि उनकी स्पीशीज कितनी है। यहाँ आप कह रहे हो वो जनरली डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं और स्लीप ड्यूरिंग द डे, और यहाँ लिख रहे हो कि उनको देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे लिंक है, और ए और सी का लिंक है। पहले तो आपने इंट्रोड्यूस किया कि आप बात किसकी कर रहे हो, आप बात कर रहे हो टाइगर्स की। ए से ही शुरू होगा, सी से शुरू नहीं होगा। इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड दीज टाइगर्स दिस स्पीशीज लुक स्पेक्टेकुलर एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल इन देयर। नहीं, पहले आप यही बताओगे ना कि टाइगर जो है वो लार्जेस्ट मेंबर है कैट फैमिली के। ये इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट है।
ओपनिंग स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट पता लग जानी चाहिए, ये खत्म हो गया। उसके बाद आप देखो वो कह रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं, और यहाँ पे बता रहा है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, और यहाँ बता रहा है कि उनकी कितनी स्पीशीज हैं। आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि उनका रहने से पहले आप बता दो कि वो है कितने दुनिया में, ठीक है, और वो कैसे दिखते हैं। पहले उनकी डिटेल दो कि वो क्या है, कैसे दिखते हैं, फिर बताना कहाँ रहते हैं। पहले डिटेल तो दे दो। टाइगर के बारे में बात की, उसको लिंक तो कर लो। ए के बाद सी है, ए के बाद बी नहीं है, ए के बाद डी नहीं है, ए के बाद सी है। आंसर आ गया है। कह रहा है टाइगर्स जो है लार्जेस्ट मेंबर्स है कैट फैमिली में। दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, ठीक है, बहुत सारे एशिया के पार्ट में फाइंड किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग इतने टाइगर्स हैं वाइल्ड में। दिस स्पीशीज लुक्स, ये जो स्पीशीज है बहुत सुंदर और स्पेक्टेक्युलर दिखती है। दे आर वेरी ग्रेसफुल, बहुत सुंदर है अपनी मूवमेंट्स में। फिर बोलता है कि दे मोस्टली लिव, ये कहाँ रहते हैं, डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं। स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय नाइट। फिर आगे बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम इन्हें जंगल के बैकग्राउंड में देख पाएं, बिकॉज इनकी ये सीधे खड़े रहते हैं और इनकी स्ट्रिप्ड कोट्स होती हैं। जैसे अनलाइक मोस्ट कैट्स द टाइगर लाइक बेदिंग वेरी मच। बाकी कैट्स को नहाना पसंद नहीं है, पर टाइगर्स को नहाना बहुत पसंद है। खत्म। तो पहले बताया टाइगर्स हैं क्या, फिर कहाँ, उसने बस रेफरेंस दिया कि कहाँ पाए जाते हैं, फिर उन्होंने बताया इतनी स्पीशीज अवेलेबल हैं, दिखती ऐसी हैं। फिर उसने अपने उसके एनवायरनमेंट के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, वो चीज़ें बताई। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ। 4 सेंटेंसेस लिख रहा है कि रोड एक्सीडेंट जो है इंडिया में कॉमन हो गए हैं। कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया इज पैथेटिक, कंडीशन जो है इंडिया में रोड की बेकार है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ गए हैं, लिटिल स्पेस रह गई है रोड पे। रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम, रोड संकरी हैं और हमेशा भरी रहती हैं ज्यादातर। रोड संकरी हैं, हमेशा भरी रहती हैं, ये डिटेल दी गई है। और ये है जनरल स्टेटमेंट कि कंडीशंस बुरी हैं इंडिया में रोड की। और आप बताओ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ये आगे बता रहा है कंजेस्टेड रोड है, तो फिर वो बोल रहा है इंक्रीजिंग नंबर, उसका रीजन यहां दे रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं इसलिए स्पेस नहीं बची। तो सबसे पहले ये जनरल स्टेटमेंट है कि इंडिया की रोड्स की कंडीशन खराब हो रही है। बी, बी से शुरू होएगा भाई, सी से नहीं शुरू होएगा, क्योंकि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ओपनिंग स्टेटमेंट है कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हो इन 4 लाइनों में। आप रोड्स के बारे में बात करना चाहते हो, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ओपन आप रोड्स के बारे में करो, पहले बता दो उनकी कंडीशन खराब है। फिर आप बताओगे कि वो कंडीशन खराब है, फिर आप बताओगे नहीं कि कैसे कैसे आप बोल रहे हो कि कंडीशन खराब है। कंडीशन खराब है आपने बोल दिया, फिर एक्सप्लेन भी तो करो कि कैसे खराब है। बी डी खत्म। और आप देखो सी ए कि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो कह रहा है रोड कंजेस्टेड हो रही है, और फिर आपने रीजन बताया कि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लिटिल स्पेस रह गई रोड पे, और क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। सी के बाद ये वाली क्रोनोलॉजिकल है। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन खत्म। लॉजिक, लॉजिक है, लॉजिक सब कुछ। करो ये क्वेश्चन। चलो देखो, जब हमने ये नजर डाली ना इस पे, तो हमें दिखा व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी ह्यूमंस लुक आउट फॉर। अच्छा, जब प्रॉब्लम होती है तो ह्यूमंस देखते हैं किसे, पता नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हुम, कौन हिम। बी से शुरू ही नहीं होगी स्टेटमेंट, बाकी आप छोड़ दो। ए से स्टेटमेंट शुरू है, हो गया खत्म। ए से बी तो निकल गया, ए से स्टेटमेंट शुरू है। यहां देखो रॉबर्ट बी कैल्डिनी एक्सप्लेन्स, ये है इनका किसी का नाम लिखा है, और वो कह रहा है वो एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं के लिए हिम लिखा है, और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। वी वगैरह लिखा है, उन्हीं के लिए हिम लिखा है। यानी कि सी की स्टेटमेंट पहले, हिम बाद में, सी पहले बी बाद में। जितनी भी गैप, चाहे गैप आए उसके बीच में, मान लो इसके बीच में कुछ आया आता भी, पर कम से कम इतना तो हमें पता है कि सी पहले बी बाद में, है ना। सी पहले बी बाद में, सी पहले बी बाद में, आंसर खत्म।
खत्म। इतना बड़ा सेंटेंस जाए जाए, आपको उसको समझ में भी ना आए कि क्या लिखा है। आप अगर एक हल्की सी नजर डालें कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया ऑप्शन से। मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया क्या हुआ है यहाँ पे, सिर्फ इस गेम पे हम खेल गए क्वेश्चन को। समझे आप? देखो अब यहाँ पे, अब हम इसको देख के चलते हैं। वो कह रहा है कि जब जब ह्यूमंस को कोई अनसर्टेनिटी आती है ना, उन्हें पता नहीं होता क्या करना है, तो वो दूसरों के एक्शंस को देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरों ने क्या किया था। जब उन्हें नहीं समझ आता वो दूसरों को देखते हैं और वो एक विक्टिम बन जाते हैं किस चीज के, इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग, है ना। एक ऐसी थिंकिंग के विक्टिम बन जाते हैं जो कोई जिसका कोई प्रभाव नहीं होता, कि दूसरों को देखते हैं। ड्यूरिंग कंपेलिंग कंफ्यूजिंग सिचुएशन, जब सिचुएशंस कंपेलिंग हो, कंफ्यूजिंग हो, तो वो दूसरों के एक्शंस को देखते हैं। उसके बाद बोलता है कि ये वाले बंदे ने एक्सप्लेन किया दिस रिएक्शन विद अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया कि दूसरों को देखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी रैशनल थिंकिंग नहीं रहती, तो इसको एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना का नाम दे दिया, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। कि सबको इग्नोरेंस है, किसी को भी नहीं समझ आ रहा क्या करना है, हर कोई दूसरे को देखता है कि क्या करना है। फिर वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से। तो उसने क्या एक्सप्लेन किया, पहले नाम बता दिया, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी। वो कह रहा है एक इमरजेंसी आए तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। वी टेंड टू फॉरगेट दैट एवरीबडी, कि हर कोई जो है ना, हर कोई दूसरे को देख रहा है। एवरीबडी एल्स ऑब्जर्विंग द इवेंट इज आल्सो लाइकली टू बी लुकिंग, कि हर कोई अगर इमरजेंसी आ रही है तो हम ये भूल जाते हैं कि हर कोई जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो भी किसी और को देख रहा होगा कि क्या करना है, वो भी सोशल एविडेंस ढूंढ रहा होगा। तो हम एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं कि करना क्या है। ओके फिर वो बोल रहा है सिंस वी ऑल प्रेफर टू अपीयर बॉयज, क्योंकि हम सबको बड़ा शांत रहना, सबके सामने ऐसा लगता है कि हम अनफ्लस्टर्ड है, कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई, दूसरों के सामने ऐसा दिखना हम सबको पसंद है, कि हम परेशान नहीं दिखने चाहिए लोगों को। वी आर लाइकली टू सर्च फॉर आंसर्स प्लेसिडली विद ब्रीफ कैमोफ्लेज ग्लांसेस एट दोज अराउंड अस। तो हम पता है क्या करते हैं, फिर चुपचाप आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की शक्ल देखकर। हाँ, कैमोफ्लाउज की हम देख नहीं रहे हैं, ऐसी नजर से देखते हैं, कैमोफ्लाउज ग्लांसेस से देखते हैं कि हम देख नहीं रहे हैं उन लोगों को, फिर भी हम ऐसे ऐसे देखते रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर हम एक्शन लें। तो मतलब पहले उसने क्या बताया कि जो जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो हम किसी चीज के आदि हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या करना है, हम दूसरों को देखते हैं। फिर एक बंदे ने एक्सप्लेन किया इस वाली चीज को प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है इसके अकॉर्डिंग होता क्या है। फिर राइटर वापस से नॉर्मल बात पे आ जाता है, वो कहता है कि क्योंकि हमको सबको शांत रहना पसंद है, हम किसी से के सामने ये नहीं दिखना चाहते कि हम परेशान है, तो हम एक दूसरे की शक्ल चुपके चुपके देखते हैं। कैमोफ्लाज, चुपके चुपके देख, कैमोफ्लाज मतलब दिखे ना, जो किसी चीज में छुपा हुआ। तो इस नजरिए से नजर से देखते हैं कि पता ही ना लगे कि हम किसी को देख रहे हैं, और फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट। चल, सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है शी। अगर ऑप्शन में ए से शुरू होता नहीं करते हम शुरू। यहाँ भी लिखा है शी, ऑप्शन में बी होता हम नहीं करते शुरू। ये हमेशा नहीं होता है, ज्यादातर होता है। जरूरी नहीं है कि ही शी पहले ना लिखे जाए, ऐसा हो सकता है कि पहले लिखे भी जाए, ऐसा भी हो सकता है, पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता। तीसरे में लिखा है पॉली, किसी का नाम। चौथे में लिखा है सारा पॉली, ये पूरा लिखा है। पहले उसको पूरा नाम दिया, फिर उसको इजी हो गए तो उसको बस पॉली कह के पुकार दिया, फिर ही शी करते रहे, जो कहना है करते रहो, है ना। तो आपने सारा पॉली लिखा, सारा पॉली इज द ओपनिंग स्टेटमेंट, आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने वहां शी लिखा है, यहाँ पॉली पॉली लिख के वहां सारा पॉली लिखा है। सी वाली स्टेटमेंट हटा दो, सी से नहीं शुरू होगा। अब आप देखो, अगर आप लॉजिक लगाओ ना तो आप पाओगे कि सारा पॉली पॉली शी, तो पहले आप सारा पॉली बोलोगे, फिर आप रिलैक्स होके पॉली बोलोगे, फिर आप शी जो मर्जी करते रहो। तो पहले सारा पॉली फिर पॉली, तो पहले डी फिर सी, डी के बाद सी है, बाकी तो शी कर रहे हो ना। तो अब बी पहले आए, ए पहले आए, वो आप बाद में देखना। अभी हमने लॉजिक नहीं लगाया, मतलब वो नहीं लगाया पढ़ के कि क्या मीनिंग है, हम तो बस अभी अपना वो कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं कि कहाँ से आंसर निकल सकता है।
तो एक तरीका तो ये हो गया कि सारा पॉली पॉली, तो डी के बाद सी, डी के बाद सी कहाँ है, ये रहा आंसर। हो सकता है हम बेवकूफ हो, हम ज्यादा अपनी अकल लगा रहे हो, क्या पता हमारा आंसर गलत भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम तो हीरो बन के बस इतने पे आंसर कराए, क्या पता आंसर गलत भी हो, तो पढ़ना भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस ऐसी ट्रिक लगाई और हो गया, उसको पढ़ना भी होता है। तो हमने पढ़ा होगा पहले इसे, मैंने पढ़ा होगा पहले इसे, जब मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि यहाँ पे लिखा है कि उसने मूवी को शूट किया एक वाइडेस्ट कैनवस पे, जितना ज्यादा पॉसिबल कैनवस हो सकता है उस पे शूट किया मूवी को। उसने वही इक्विपमेंट को यूज किया जो कि यूज किए गए थे स्टार वॉर्स को कैप्चर करने के लिए। स्टार वॉर्स मूवी के जो लैंडस्केप था उसको कैप्चर करने के लिए वही इक्विपमेंट यूज किया उसने मूवी बनाते वक्त। अप्लाइड अ म्यूटेड टोन कलर, म्यूटेड कलर, उसने एक म्यूटेड कलर अप्लाई किया हर फ्रेम पे। म्यूटेड मतलब ज्यादा रंगीन कलर नहीं लगाया हर फ्रेम पे, यानी कि ये एक राइटर डायरेक्टर है, इसने अपनी जो मूवी बनाई वो वाइडेस्ट पॉसिबल कैनवस पे बनाई, वो वाले इक्विपमेंट यूज किए जो स्टार वॉर्स के लिए यूज हुए थे, और इसने हर फ्रेम को एक म्यूटेड कलर दिया, बहुत रंगीन रंग नहीं दिया। शी सेड लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल कहा था दैट शी वांटेड, वो चाहती थी कि वो एक ऐसी एंसेम्बल फिल्म बनाए, एंसेम्बल मिला मिला के सीन्स को, कि वो लुक लगे कि वह एक फेडेड पोस्ट कार्ड है, कि वो मूवी एक फेडेड पोस्ट कार्ड लगनी चाहिए, ऐसी फिल्म बनाए उन्होंने पिछले साल कहा था। पॉली लेंड्स द सेंट्रल कन्वर्सेशन, पॉली लेंड करती हैं, देती हैं सेंट्रल कन्वर्सेशन को, यानी कि जो मूवी उन्होंने बनाई थी उसकी जो सेंट्रल कन्वर्सेशन है, उसकी जो सेंट्रल बात हो रही है, उसको एक विजुअल ग्रेविटास देती हैं, उसको एक विजुअल लुक देती हैं, नॉर्मली रिजर्व्ड, और ऐसा लुक देती हैं जो कि ज्यादातर एपिक्स के लिए रखा जाता है। तो उन्होंने जो मूवी बनाई थी वो ज्यादातर जो एपिक वाली मूवीज होती है ना, पुरानी प्राचीन वाली, वैसा वाला लुक वो देती हैं अपने सेंट्रल कन्वर्सेशन को। किसकी सेंट्रल कन्वर्सेशन को? वही मूवी जो उन्होंने बनाई थी। तो विमेन टॉकिंग, अब ये मूवी का नाम है और यही इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी है कि विमेन टॉकिंग, जो कि अडाप्ट की गई थी राइटर डायरेक्टर सारा पॉली द्वारा, कौन सी? इससे, इस वाली नॉवल से, इज वाइब्रेंट सिनेमा, वह एक वाइब्रेंट सिनेमा है। फिर आप बताते हो एक जनरल स्टेटमेंट में, पहले ये ओपन स्टेटमेंट हो गई, फिर ये जनरल स्टेटमेंट हो गई कि उन्होंने अपनी मूवी को एक विजुअल ग्रेविटास दिया जो कि सिर्फ एपिक्स के लिए रिजर्व किया जाता है, सिर्फ एपिक्स बनती है। फिर आपने इसको डिटेल दिया कि उन्होंने कैसे, जो आपने बात कही कि वो उन्होंने कैसा विजुअल ग्रेविटास दिया, उसको डिटेल किया कि उन्होंने कैसी फ्रेम बनाए। फिर आपने लास्ट में ये, क्योंकि ये बात लिंक नहीं कर रही, ये और ये लिंक है, बता रहे हैं कि कैसे बनी मूवी, किस तरीके से उसका पिक्चराइजेशन, किस तरीके से उसके रंग वंग बने थे, और ये वाली बता रही है कि उन्होंने पिछले साल कहा। तो इसको आप बीच में नहीं घुसा सकते, इस वाली स्टेटमेंट को थोड़ा हटा के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप पिक्चर की बात कर रहे हो, यहाँ भी पिक्चर की बात कर रहे हो, यहाँ भी पिक्चर की बात कर रहे हो कि कैसे बनी। यहाँ आपने बता दिया कि उन्होंने पिछले साल क्या कहा था, तो इनके बीच में तो नहीं घुसाने की मतलब है, इसको थोड़ा हट के रखना चाहिए, और वही हमने किया भी। डी से शुरू किया, फिर एक जनरल स्टेटमेंट पे गए, फिर हम उसको स्पेसिफाई किया कि उन्होंने कैसे कैसे यूज किया इक्विपमेंट, फिर हमने लास्ट में बोला कि उन्होंने पिछले साल बोला भी था कि वो मूवी को ऐसा देखना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो जरा, पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे पेपर में टाइम ना हो, तो मैं इसको हल्के हल्के से में भी सॉल्व कर दूंगी, पता है इतना बड़ा क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, उस इवेंटफुल डे, उस इंपॉर्टेंट डे की दोपहर को, ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, उस इवेंटफुल डे की दोपहर को। आगे बोल रहा है आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल, मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या रखा है, क्या पकड़ा, क्या रखा हुआ है उसने। तो बोल रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट डे जो मैं अपने जीवन में याद रखता हूं या रखती हूं, ठीक है, वो
अब यहाँ बताओ उस इवेंटफुल डे और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डे। तो वो बोल रहा है द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मासेस। तो आफ्टरनून जो सन था, आफ्टरनून का सन था, वो पेनिट्रेट कर रहा था हनी सकल के मासेस को। अभी मैं बता दूंगी कि ये क्या कह रहा है, पर आप यहाँ बस इतना देखो, द आफ्टरनून सन। तो ये कौन से आफ्टरनून सन की बात हो रही है? उसी इवेंटफुल डे के आफ्टरनून सन की। और आपको पता लग जाना चाहिए इतनी सी लाइन में कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। कह रहा है कि मुझे नहीं पता था जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन मेरी लाइफ का था, और फिर वो उस दिन की बात कर रहा है कि उस दिन इवेंटफुल डे पे, और फिर वो बोल रहा है कि इवेंटफुल डे पे सन कैसा था। तो सब आप देखो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट दिन जो मेरे लिए, फिर वो बोल रहा है ऑफ दैट इवेंटफुल डे। फिर उस पहले आपने बता दिया कि वो वाला इवेंटफुल डे, और फिर आपने बताया उसके आफ्टरनून में क्या हो रहा था। तो पहले सी की स्टेटमेंट है, फिर ए की स्टेटमेंट है, फिर डी की स्टेटमेंट है, सी ए डी खत्म। अब हम देख भी लेंगे कि हमने जब पढ़ा तो हमको थोड़ा थोड़ा नजर रखनी चाहिए थी। अब हम देख भी लेते हैं। देखो राइटर क्या कह रही है। राइटर कह रही है कि उस इम्पोर्टेंट जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन था ना मेरी लाइफ में, वो वह था जब मेरे जिंदगी में मेरी टीचर आई। उनका नाम बताया उन्होंने, केम टू मी, वो आई। आई एम फिल्ड विद वंडर एंड आई एम फिल्ड विद वंडर व्हेन आई कंसिडर। और मैं वंडर से, आश्चर्य से भर जाती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि कितना कॉन्ट्रास्ट इमेजरेबल, जिसको मैं गिन भी नहीं सकती, इतना कॉन्ट्रास्ट आया मेरी दो जीवन में। मेरे टीचर के आने से पहले का जीवन और मेरे टीचर के आने के बाद के जीवन में कितना कॉन्ट्रास्ट आया मेरे जीवन में। तो मैं ये जब सोचती हूँ मैं भर जाती हूँ आश्चर्य से। ठीक है, इट वॉज द 3rd ऑफ, वो मार्च की ये वाला दिन था, 3rd मार्च थी इस टाइम की, 3 months बिफोर आई वॉज 7, 3 महीने पहले, जब मैं 7 साल की थी, उससे 3 महीने पहले। तो कह रही उस दिन मैं खड़ी हुई थी पोर्च पे, बिल्कुल शांत, बिना कुछ बोले, एक्सपेक्टेंट, सोच रही थी। और मैं वेगली गेस कर रही थी, जो कि मेरे मदर साइन दे रही थी, मम्मी कुछ कर रही होगी और मैं घर में उसके अफरा तफरी मची होगी। तो वो गेस कर रही थी कि क्या हो रहा है आज। ठीक है, तो वो उसको लग रहा था कि कुछ होने वाला है आज। तो मैं दरवाजे पर गई और मैंने वेट किया उसकी सीढ़ियों पर। तो पहले ही उसने बताया कि इतना इंपॉर्टेंट दिन था मेरे लाइफ में, जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन था वो था मेरा टीचर से मिलने वाला दिन। और मैं अभी भी हैरान हो जाती हूँ कि मेरी पहले वाली लाइफ और टीचर से मिलने वाली लाइफ में कितना चेंज हो गया है। और वो दिन था 3 मार्च का, ये वाला, जब मैं 7 साल की होने वाली थी, उससे 3 महीने पहले। और वो उस दिन में क्या था कि मैं पोर्च पे खड़ी थी। पोर्च वाला एरिया होता है जैसे घर का बीच का एरिया नहीं होता, जैसे घर आपने बनाया तो यहाँ पे बीच में बालकनी वाला एरिया होता है, उसको पोर्च वाला एरिया बोलते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरे घर में हलचल चल रही थी, मेरी मम्मी भी कुछ ऐसे साइंस दिखा रही थी कुछ होने वाला है। तो मैं भी बाहर खड़ी होके वहां बैठी रही, मतलब स्टेयर्स पर बैठी रही। फिर देखो आगे बोल रहा है, तो फिर आगे उस दिन को वो एक्सप्लेन कर रही है कि वो जो आफ्टरनून का सन था ना, वो जो हनी सकल थे, हनी सकल फूल होते हैं, तो उसका जो मास था, यानी कि वो पौधा मास, मतलब उसका पूरा जो सारा एरिया था वो सारा कवर कर रखा था उसने, हनी सकल ने, वो पौधे ने। और सन उसमें पेनिट्रेट कर रहा था, सन की रेज उस पर आ रही थी, पौधे पे पड़ रही थी। ठीक है, और वो रेज मेरे चेहरे पर भी पहुंची, ऐसे अपटर्न फेस पर। एंड माई फिंगर्स लिंगर्ड, और मेरी जो उंगलियां हैं उस पौधे के आसपास घूमी, अनकॉन्शियसली ऑन द फेमिलियर लीव्स। अनकॉन्शियसली ऐसे मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमा रही थी, क्योंकि उसको लीव्स तो पता ही थी, ब्लॉसम भी पता थी कि कैसा पौधा है, वो सबको फेमिलियरिटी थी उसको, उस एनवायरमेंट की। एंड जस्ट केम टू फोर्थ टू ग्रीट द स्वीट सदर्न स्प्रिंग। और ये जो सनलाइट जो पेनिट्रेट कर रही थी, वो उस स्वीट स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए ये सारी जो है फूल खिले हुए थे। मतलब वो एक्सप्लेन कर रही है दिन को कि क्या हो रहा था और क्या नहीं। और फिर वो बोल रही है आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में मेरे लिए क्या सरप्राइज और मावल रखा हुआ है। एंड एंगर एंड बिटरनेस स्प्रेड अपॉन मी, और मेरे उस फ्यूचर में क्या है सरप्राइज, ये मुझे नहीं पता था, पर मेरे ऊपर ना एंगर और बिटरनेस, गुस्सा और कड़वाहट मेरे ऊपर हमेशा जमी रहती थी। और वो जमी हुई थी बहुत हफ्तों से। और एक डीप सा लैंग्वर, मतलब एक्टिवनेस नहीं, डीप सा ढीलापन जो है मेरे जीवन में चल रहा था। हैड सक्सीडेड दिस पैशनेट स्ट्रगल। और जो भी ये स्ट्रगल जो मेरे साथ हुई मेरे टीचर के बाद, जो भी मैंने अपने जीवन में पाया, उससे पहले मेरा ये सब चीज़ें जो थी, इससे पहले ये हो रही थी मेरे साथ कि मैं डीप लैंगुअर में थी, मेरे को एंगर और उन बटरनेस से मैं घिरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में मेरे साथ इतना अच्छा होने वाला है। हेलो, ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा, पर हम तो वैसे ही सॉल्व कर गए थे बिना पढ़े भी। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, प्रैक्टिस 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 ही है सारा गेम। करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ आते आते तक आप तरीका सीख गए होगे चीजों को पकड़ने का। कमेंट सेक्शन में ना जरूर लिखना कैसी रही ये वीडियो, क्या कैसा फायदा रहा आपको, और शेयर करना भाई, ज्यादा से ज्यादा ऐसे मत करना। चलो देखो यहाँ नाम लिखा है फोर्ट हेयर, ठीक है, फोर्ट हेयर। यहाँ पे भी लिखा है द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर। इतना बड़ा लिखा उसने, वहां छोटा सा लिख दिया, और यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज फोर्ट हेयर का, ठीक है। फॉर यंग इट वॉज क्या, इट वॉज, ये इट क्या, ठीक है। सी से आप शुरू नहीं करना, क्योंकि आप समझ रहे हो कि फोर्ट हेयर की बात हो रही है, यहाँ पे भी आप देखो फोर्ट हेयर की बात हो रही है। सी से शुरू मत करना आप, क्योंकि इट हमें समझ में आ गया है कि वो किसी कॉलेज की बात हो रही है, और इट वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ही बोल रहा है उसको, ठीक है। तो सी से आप शुरू करना ही मत, सी वाला क्वेश्चन हटा दो। अब आओ आप बी पे। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप ये देखो, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे ना, तो आप देखोगे कि ये वाली बात लंबी लिखी हुई है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज, यानी इंट्रोडक्शन होगी, बाद में वो फोर्ट हेयर कर रहा है ना, इट भी कर रहा है, तो आप समझो कि बी ही ओपनिंग स्टेटमेंट है, और उसके बाद ही ए और ये सब आएंगी। अब कैसे आएंगी वो हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमें को कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। यहाँ बोल रहा है फोर्ट हेयर वॉर मोर देन दैट, फोर्ट हेयर वो इससे ज्यादा था, मोर देन दैट उससे कुछ ज्यादा था, किससे कुछ ज्यादा था, किस चीज से कुछ ज्यादा, कोई चीज थी उससे ज्यादा था। इट वॉज अ बेकन फॉर, वह एक मशाल था अफ्रीकन स्कॉलर्स के लिए, फ्रॉम ऑल ओवर, जो भी अफ्रीकन स्कॉलर सदर्न और सेंट्रल या ईस्टर्न इंडिया उससे आते, सदर्न सेंट्रल या ईस्टर्न अफ्रीका से आते थे, उनके लिए फोर्ट हेयर एक मशाल के समान था, एक लॉ के समान था, लॉ, लपट, ठीक है। वो बोल रहा है अंटिल 1960, इस टाइम तक ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है फोर्ट हेयर का इन द म्यूनिसिपैलिटी, इस म्यूनिसिपैलिटी में, देखो ये डिटेल बता रहा है, तो यानी भी ये इंट्रोडक्शन ही है। अबाउट 20 माइल्स ड्यू ईस्ट फ्रॉम, जो कि 20 माइल्स थोड़ा ईस्ट में था इस जगह से, वॉज द ओनली रेजिडेंशियल सेंटर, वो इकलौता रेजिडेंशियल सेंटर था हायर एजुकेशन का ब्लैक्स के लिए, तो वह इकलौता एजुकेशनल सेंटर था। दिस इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट, जिसके बारे में उसने बताया कि वो किस चीज की बात कर रहा है, कहाँ था वो, और वो क्या था। वो बोल रहा है फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन जैसे कि मैं, तो ये जो राइटर है वो एक यंग अफ्रीकन है, ब्लैक अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीकन है। वो कह रहा है मेरे जैसों के लिए इट वॉज, यह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड था, यह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड था, ये फोर्ट हेयर उसके लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड था। हार्वर्ड एंड येल, हार्वर्ड एंड येल था, ऑल राउंड इनटू वन, ये सब चीजें एक में ही थी हमारे लिए, मेरे जैसों के लिए। तो आप देखो यहाँ कह रहा है इट वॉज मोर देन दैट, यह उससे कुछ ज्यादा था। इट वॉज बीकन फॉर अमेरिकन स्कॉलर्स, यह अमेरिकन स्कॉलर्स के लिए एक मशाल था, और मेरे जैसों के लिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज सब कुछ था, यानी कि ए और सी लिंक हैं, है ना। और ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इट वॉज अ रेजिडेंशियल सेंटर हायर एजुकेशन बिल्डिंग, ठीक है, जो भी था ये रेजिडेंशियल सेंटर था हायर एजुकेशन का। फिर वो बोलता है ये सिर्फ सेंटर नहीं था, उससे ज्यादा था, अफ्रीकन स्कॉलर्स के लिए यह एक मशाल था, और मेरे जैसों के लिए ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज था। तो ये लिंक है, पहले उसने बताया ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर वो बोल रहा है यह रेजिडेंशियल सेंटर से कुछ ज्यादा था, किसके लिए, उनके लिए मशाल था, मेरे जैसों के लिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हार्वर्ड और येल था। ये कॉन्टिन्यूटी है फ्लो की, तो बी ए और सी ये कॉन्टिन्यूटी है फ्लो की, बी ए सी आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर वो रहा। और फिर वो बोल रहा है एंड में द रीजन वॉज एंशियस फॉर मी, क्योंकि अब ये बात हट गई, अलग हो गई, इस बात से थोड़ी अलग है ये बात, कि जो रीजन था वहां, जो वहां पर राज कर रहा हो, या जो उसका हेड रहा हो उस एरिया का या कुछ, तो वो बेचैन था, वो चाहता था फॉर मी टू अटेंड, वो चाहता था कि मैं यहाँ अटेंड करूं, एंड आई वॉज ग्रेटिफाइड, और मैं बहुत खुश था कि मैं एक्सेप्ट हो गया हूं इस कॉलेज में। आई फेल्ट दैट आई वॉज बीइंग ग्रूम्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सक्सेस के लिए तैयार हो रहा हूँ दुनिया में। तो ये बात थोड़ी हटके हो गई, ये बात एक क्रोनोलॉजी बोल रही है, तो डी वाले को बीच में कहीं कहीं भी घुसा नहीं देना, इन सब का मीनिंग बन रहा है ना एक साथ, उसका नहीं बन रहा है, उसको थोड़ा हटा के रखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म
चलिए देखिए, जिस तरह की ये ऑप्शंस है ना, इनमें आपको सिर्फ अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देखनी है, सी, बी, ए और डी, यानी ए, बी, सी, डी। आपको ओपनिंग स्टेटमेंट मिल जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट देखने की जरूरत है आपको। अच्छा, आप देखो यहाँ क्लोजिंग स्टेटमेंट में अगर हम मैं ऑप्शन को यूज करूं तो क्लोजिंग स्टेटमेंट या तो ए है या फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट सी है, या ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है या फिर ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। अच्छा, या ए है या सी है क्लोजिंग स्टेटमेंट। ओके चलो देखें अब जरा हम इसको। अगर हम यहां देखते हैं बी वाली स्टेटमेंट को, वो लिख रहा है कंपाउंडेड बाय अ क्लाइमेट इमरजेंसी। कंपाउंडेड बाय का क्या मतलब होता है, यानी इससे भी जुड़ा हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, कि वो कॉम्प्लेक्स हुआ है किन किन चीजों से, कोई भी चीज होगी जो जिसकी यहाँ बात हो रही होगी, तो कह रहा है कि इसके साथ कंपाउंड हुआ, कंपाउंडेड बाय, यानी कि कोई पहले चीज कही होगी जो कि इन सब से और मिलके खराब हो रही होगी। तो कंपाउंडेड बाय एक क्लाइमेट इमरजेंसी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, क्लाइमेट की इमरजेंसी है, पॉलिटिक्स में लोग एक जगह पे घुसे हुए, एक जगह पे उनका झुकाव है, और चैलेंज मल्टीलेटरलिज्म, और जो मल्टीलेटरलिज्म को भी चैलेंज किया हुआ है कि अलग अलग क्या कहते हैं, अप्रोच होना किसी चीज की, किसी पॉलिटिकल चीज की अलग अलग अप्रोच होना, वो भी चैलेंज पे है कि लोग अलग अलग अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं, सब एक ही साइड पे झुके हुए हैं। कंटिन्यूड कन्फ्लिक्ट्स विवाद, फोर्स डिप्लेसमेंट, यानी कि ये तकलीफें बता रहा है, वो कह रहा है कि इन तकलीफों से जुड़ा हुआ है ये, कंपाउंडेड बाय। बी से शुरू नहीं कर सकते, किसी चीज को जोड़ रहा है वो, कंपाउंड कर रहा है वो। अब आप यहाँ देखो, यहाँ देखा, नो कंट्री हैज येट अचीव द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट विद अ लाइट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस आर ग्रोइंग। बोल रहा है कि अभी तक कोई भी कंट्री, नो कंट्री हैज येट अचीव्ड, अभी तक किसी भी कंट्री ने अचीव नहीं किया है कॉम्बिनेशन किस चीज का, कि आपके पास एक हाई ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो और एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी आपका लाइट हो। कहने का मतलब कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने डेवलपमेंट भी करके दिखा दिए और एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसने डेवलपमेंट भी करके दिखा दिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट विद अ लाइट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और उसका फुटप्रिंट जो है एक एनवायरनमेंट पे वो भी हल्का हो, एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जो इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज है ना, और बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे वाले में उसने बोला कि इन सब से ये मिक्स्ड है, इन सब प्रॉब्लम से ये मिक्स्ड है, जो नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी में रह रहे हैं वो इतने बढ़ गए हैं, इतनी प्रॉब्लम से मिक्स होकर नंबर ऑफ पीपल जो है वो पॉवर्टी में इतने बढ़ गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, उस टाइम से इस टाइम से पहली बार इतने हो गए हैं, बाय एन एस्टिमेटेड इतना नंबर बढ़ गया गरीबों का, इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, और ट्रेडिशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नो लॉन्गर वर्किंग, और जो पुराना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोसाइटी में एक पर्टिकुलर जो सिस्टम बना हुआ था, वो पुराना वाला सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है, और प्रॉब्लम्स बताइए इनके साथ जुड़ के, इन प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ के, तो यहाँ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं कि ये बुरा हाल हो गया प्रॉब्लम्स की वजह से। दूसरा, द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2023 वाज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट, वो बोल रहा है कि ये 2023 का जो एजेंडा था कि हम कुछ करेंगे, शायद यही होगा, है ना, वो कह रहा है कि उसका चैलेंज, उसको एजेंडा को पाने का चैलेंज ऑलरेडी इतना बड़ा था। 2023 नहीं, 2030 का कोई एजेंडा होगा, है ना, ओके, और उसको पाने का चैलेंज पहले ही इतना बड़ा था, इवन बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक हिट, इससे पहले कि कोविड-19 पैंडेमिक हिट होता, उससे पहले भी 2030 को के जो एजेंडा को पाने का चैलेंज था वो बहुत बड़ा था। यानी कि यहां भी चैलेंज की बात की, यहां भी चैलेंज की बात की, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कंपाउंडेड बाय सारी बुरी बुरी चीजें लिख दी, तो इसका मतलब सी और डी का लिंक है, क्योंकि उसने बोला कि पहले ही ये वाला जो मुद्दा था इतना चैलेंजिंग था, ऊपर से ये दिक्कतें आके हमारे हालात ये हो गए हैं। तो पहले ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, फिर वो बता रहा है कि ऊपर से कंपाउंडेड बाय, वो जो कंपाउंडेड बाय है ना, कि ये वाली दिक्कतें आगे लिखी हैं, उस दिक्कत को इससे जोड़ा है। तो
हमारा क्या हो गया, सी और बी का लिंक है, कहाँ है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये नहीं है सी बी का लिंक, ये नहीं है सी बी का लिंक, आंसर ये है आपका। सिर्फ पेयर पता लगा है हमें, और वो भी इस चीज से कि कंपाउंडेड बाय ये सारी दिक्कतें बताई, उसका परिणाम बताया। ओके, और यहाँ क्या बताया है कि ये मुद्दा जो था पहले ही तकलीफ दे था और दिक्कतें होके हमारा ये हालत हो गई है। और फिर वो आगे बोल रहा है टुडेज डेवलपमेंट चैलेंजेस आर डायनेमिक, आज करके जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो चेंज होते रहते हैं, डायनामिक मतलब चेंज होते रहते हैं। तो हमारी जो डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। इंटरलिंक्ड पजल्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल रिस्क दैट रिक्वायर सिस्टमैटिक सॉल्यूशन, जिसके सिस्टमैटिक सॉल्यूशन चाहिए हमें, एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन चाहिए, सबका मिलके कॉपरेशन होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये लैंग्वेज सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, और ये दोनों की लैंग्वेज प्रॉब्लम की तरफ है, सॉल्यूशन बाद में आता है यूजुअली प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कशंस की गई हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, कैसे सॉल्व होंगी, सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस चाहिए, मल्टीलेटरल कॉपरेशन चाहिए इस सबको एड्रेस करने के लिए। तो पहले आपने प्रॉब्लम बताई, फिर उसके एड्रेस की बात कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर एंड में कंक्लूजन है कि आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इन सब चीज़ों को मेल रख पाया हो, कि वो डेवलपमेंट भी कर गया और उसने एनवायरनमेंट पे भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये आंसर। नेक्स्ट, समझाने में देर लग जाती है, जब पढ़ने वाला बच्चा होता है ना तो उसको इतनी नहीं लगती है देर। चलिए जरा हम नजर देखें, जब हम पढ़ते हैं तो हमें राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि आई वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड अ डजन टाइम्स, मैं बहुत बार ऑलमोस्ट डूबा हूं, दर्जनों बार। यहाँ पे बोल रहा है नाउ माई वेल बींग इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ दिस 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 दिस, लिविंग लिविंग लिविंग। और कहीं आगे की लाइन देखो तो वो कह रहा है कि आई वॉज रेंडर्ड, मुझे ये तक बता दिया गया था कि मेरे को इलनेस है, कि मतलब मेरे को ट्रांसलेट कर दिया गया था कि मैं इल हूं, मैं एक होपलेस फिजिकल रैक हूं, मेरी फिजिकल सिचुएशन पूरी बर्बाद हो चुकी है, और फिजिशियंस ने भी मुझ पर गिव अप कर दिया था। यहां भी नेगेटिव बात, यहां भी नेगेटिव बात। यहां बोल रहा है मोर देन दिस, इससे ज्यादा कहूं तो मैंने अपनी इग्नोरेंस और लाइट हार्टेडनेस से आई गॉट इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज, मैं हर डिफिकल्टी में आ गया था, है ना। ऊपर ऊपर से पढ़ रही हूँ अभी मैं। राइटर यहाँ पे भी कह रहा है कि मैं डूबने कितनी बार डूबा हूँ, दर्जनों बार, मेरे को लोगों ने ये तक कह दिया कि मैं फिजिकली रेक हूँ, मेरा इलनेस है मेरे ऊपर, फिजिशियंस ने भी मुझ पे गिव अप कर दिया, मैंने खुद को डिफिकल्टीज में भी डाल दिया। और ये वाली स्टेटमेंट कह रहा है बट एज आई रिकॉल दीज इंसिडेंट्स, पर जब मैं इन इंसिडेंट्स को रिकॉल करता हूँ, दीज इंसिडेंट्स, कौन से इंसिडेंट्स वो उसने बताए, कह रहा है पर जब मैं इन्हें रिकॉल करता हूँ टू माई माइंड आई फील कन्विंस्ड, मैं कन्विंस्ड फील होता हूँ कि मेरी जो बचा रहा हूँ मैं, तो आई फील कन्विंस्ड दैट माई प्रिजर्वेशन, कि मैं जो बचा रहा हूँ वॉज नॉट ऑल टुगेदर, वो पूरी तरह एक्सीडेंट नहीं था, कि ईश्वर का कुछ रहा होगा तभी मैं बचा रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स आई है मेरे ऊपर तब भी मैं बचा रहा हूँ। आप पता है ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, यहाँ इसने क्लोजिंग स्टेटमेंट दी है। जब मैं इन सब की तरफ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं जो बचा रहा हूँ ना वो कोई एक्सीडेंट से नहीं बचा रहा, कि भैया की बस बच गया तो बच गया, उसका भी कोई कारण है, ठीक है। तो दिस इज योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्लोजिंग स्टेटमेंट दी है, खत्म। मतलब हल्की हल्की नजर डाली हमने कि राइटर यहाँ ये कह रहा है मैं बड़ा बुरा फंसा हूँ, यहाँ पे भी कह रहा है कि मैं होपलेस मेरे को फिजिशियन ने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया, यहाँ पे भी कह रहा है मैंने खुद को बहुत डिफिकल्टीज में डाला, और फिर कहता है मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये आपको दिख नहीं रहा क्लोजिंग स्टेटमेंट है, खत्म है आंसर, जो मर्जी आता रहे। अब पढ़ के देख लो, वो कह रहा है, पढ़ के देख लो, वो कह रहा है नाउ माई वेलबींग इज सिंपली द रिजल्ट, कह रहा है अब मेरी जो सही, जो मैं सही हूं ना, जो अब मैं सही हूं वो सिर्फ रिजल्ट है मेरी केयरफुल और मेजर्ड मोड ऑफ लिविंग का, कि मैं केयरफुली रहता हूं अब और मेजर चीजें समझ समझ के करता हूं। एंड परहैप्स द मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग इज दैट, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मेरे जीवन में 3 बार, है ना, मेरे यूथ में
मेरे को इलनेस करार कर दी गई, मुझे एक फिजिकल रैक बोला गया। फिजिकल रैक मतलब मेरा फिजिकल चीज बीमार हो चुका हूँ मैं, मेरा फिजिकल चीजें काम नहीं कर रही, और फिजिशियंस ने भी मुझे गिव अप कर दिया था, यानी कि इसको कोई प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, और वो कह रहा है कि अब जो मैं हूं ना, वो मैं सही से जी रहा हूं तो मैं हूं। फिर वो बोल रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है मोर देन दिस, इससे ज्यादा क्या हुआ, पहले तो फिजिशियन ने भी मुझे गिव अप कर दिया, इससे ज्यादा क्या कि मेरी खुद की इग्नोरेंस ने, मेरे खुद की लाइट हार्टेडनेस ने मुझे बहुत सारी दिक्कतों में डाला। ठीक है, ऐसे दिक्कतें, ऐसे डेंजर्स और ऐसी स्क्रैप्स, ऐसी सिचुएशंस जिसमें से मैंने खुद को निकाला, फ्रॉम विच आई एक्सट्रिकेटेड माई सेल्फ, जिसमें से मैंने खुद को निकाला जैसे कि एक मैजिक हो, वो माई सेल्फ एज बाय एनचेंटमेंट, जैसे कि मैजिक से निकाला हो, मैजिक करके इतनी तकलीफों से मैंने खुद को निकाला हो। आई वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन, मैं तो दर्जनों बार तो डूब ही चुका था ऑलमोस्ट। बॉइल्ड अलाइव मतलब मैं जिंदा जिंदा जलते जलते मतलब बॉयल हुआ हूँ जिंदा में ही, और जस्ट मिस्ड बीइंग क्रिमेटेड, और बस मैं बड़ी मुश्किल से मैंने मिस किया है कि मेरे चिता को आग लगी हो, कि मैं क्रिमेट हो गया हूँ। फिर वो बोलता है अगर मैं इन सबको देखूं तो मैं खुद को ये कहता हूं कि मेरा यहाँ बचे होना कोई एक्सीडेंट नहीं है। चलो देखो, हम जैसे मैं क्वेश्चंस को बीच बीच में सिर्फ छोटी छोटी चीजों से उड़ा दे रही हूँ, अब ये मत सोचना कि इसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत है, तभी हम लिंक ढूंढ पा रहे हैं। जब आप उन लाइंस को पढ़ोगे ना और समझोगे, तभी हम चीजें पकड़ पा रहे हैं कि क्या पहले लिखा है, क्या बाद में लिखा है। तो आपको समझ में आना चाहिए लिखा हुआ। ओके, समझे आप? आपको लिखा हुआ समझ में आना चाहिए है। ओके, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अब हम आते हैं यहाँ, द मोस्ट एसेंशियल थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी रेडी नाउ से, यानी रेडी नाउ कुछ है, उसका नाम लिखा हुआ वॉज द नीड, वो यह चीज थी कि एक बैकअप हो, प्लान हो जब इमरजेंसी आए। उसने कहा, किसी लड़की ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने रेडी नाउ से सीखी वो यह थी कि जब इमरजेंसी आए तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं यहाँ। वो कह रहा है द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला, निकोला के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन थी वो इंस्पायरिंग थी। कंफर्म्ड हर, उसने अपनी जो सक्षमता है, ठीक है, कि वो जीवन में अच्छे से जी पा रही है डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी, उस सक्षमता को वो कंफर्म कर रही थी उस इंस्ट्रक्शन से। यानी कि निकोला के हिसाब से जो उसने इंट्रोडक्शन दी थी वो बहुत इंस्पायरिंग थी, और वो कोई है लड़की, वो अपनी डिसेबिलिटी होने के बावजूद अच्छे से जीवन बिता पा रही थी। नेक्स्ट, मैंने ये श्योर किया कि मेरे पास एक जनरेटर हो, व्हील चेयर की बैटरीज हो, और एटलीस्ट एक हफ्ते का खाना हो, पानी हो, और प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन हो। तो ये बात किसी ने कही है कि मैंने ये इंश्योर किया कि मेरे पास ये हो, वो हो, वो हो, ये हो, ये हो। देखो वो चीजें, जनरेटर, व्हील चेयर की बैटरी, एक हफ्ते का खाना, पानी और मेडिकल चीजें क्यों रखता है इंसान, ये सब तुम्हारे पास हो। नेक्स्ट वाला देखो, व्हेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म, जब मैंने सुना कि एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है, आई ईमेल्ड ऑल माई, तो मैंने अपने सारे के सारे केयर गिवर्स को ईमेल किया, और यह देखा कि कौन पास में रहता है और कौन एक्सेसिबल होगा। ठीक, तो यानी कि कोई स्नो स्टॉर्म आने वाला था, राइटर ने सबको ईमेल किया और देखा कि कौन पास में होगा, और हमें यह भी समझ में आता है कि राइटर जो है वो डिसेबल है। अच्छा, तभी वो जीवन जी पा रहा है और वो अपनी कैपेसिटी को कंफर्म कर पा रहा है कि हाँ ठीक है कि मैं डिसेबिलिटी में भी कितना अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो आप समझ जाएं कि कोई स्नो स्टॉर्म आने वाला था और इसी के लिए चीजें बचाई गई हैं। वो कह रहे कि मैंने ये पुख्ता किया कि मैंने ये सब रखा हो। तो पहले आप बताओ कि स्नो स्टॉर्म आया है,
आपने हर किसी को कॉल किया और आपने ये इंश्योर किया कि आपने ये सब चीजें रखी हो। क्यों रखी हैं उसका रीजन तो पहले यहाँ दोगे ना, कि स्टॉर्म आने वाला था फिर मैंने ये सब चीजें रखी। तो डी के बाद सी की स्टेटमेंट है, डी के बाद है सी की स्टेटमेंट। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये पेयर से हमने आंसर सॉल्व कर लिया। क्योंकि यहाँ पे बताया, जब मेरे को पता लगा कि तूफान आने वाला है, मैंने सबको कॉल किया और देखा कौन पास में है, और मैंने ये भी इंश्योर किया कि मेरे पास ये सारा सामान हो। तो पहले पता लगेगा तूफान होगा तो उसने सबको किया, फिर उसने ये इंश्योर किया। पहले तूफान का पता लगेगा तभी करोगे ना आप ये सब काम, कि पहले ही सब चीजें इकट्ठी करके रख लोगे। तो डी की स्टेटमेंट पहले, सी की स्टेटमेंट बाद में। अब वो कहाँ है, पर यहाँ देख लो, यहाँ पे है, देखिए और कहीं तो है ही नहीं। अब आप देख लो, इसको मैं समझा देती हूँ। वो कहती है, वो लड़की कह रही है कि रेडी ना हो, कोई प्लान वो होगा, कोई क्या कहते हैं, जैसे एक छोटा सा कोर्स होगा, छोटी सी ड्रिल होगी जिसमें सिखाया जाएगा कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको सतर्क रहना है ना, क्या सीखना है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। वो तो बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास। तो कह रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने रेडी नाउ से सीखी, कि हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे। फिर वो बोल रही है कि जब मैंने सुना कि एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है, तो मैंने सबको ईमेल किया और देखा कौन मेरे पास हो सकता है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें नियुक्त की कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है, द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला वॉज इंस्पायरिंग, और ये जो चीज़ें निकोला ने बोली थी वो सारी बातें इंस्पायरिंग थी, और ये बातें कंफर्म करती थी इस बात को कि डिसेबल होने के बावजूद वो अपने जीवन को कितने इफेक्टिवली तरीके से जी रही है, कि उसकी कितनी क्षमता है कि वो डिसेबल होने के बावजूद अपने जीवन को बड़े अच्छे से जी रही है। नेक्स्ट। आए, देखिए यहाँ राइटर क्या कह रहा है, दो फिक्स स्टेटमेंट है उसने रखी हुई। पहली स्टेटमेंट फिक्स्ड, न्यूज़पेपर्स खास करके पॉपुलर वैरायटी के, उनके दो एम होते हैं। न्यूज़पेपर के जो पॉपुलर वैरायटी के होते हैं खास करके उनके दो एम होती हैं। एक होता है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करें, और दूसरा एंटरटेन करें। तो यानी कि न्यूज़पेपर की बात चल रही है और वो क्या करते हैं, वो उसके एम बताया। लास्ट में वो पहुंचा है, रिपोर्टर्स ऑल्सो विश, रिपोर्टर्स यह भी चाहते हैं कि वो एक सेंस ऑफ जेन्युइननेस क्रिएट करें, दैट कि देयर इज, कि उनकी जो दैट देयर न्यूज इज, कि उनकी जो न्यूज है वो एक्यूरेट और जेन्युइन है। पहले न्यूज़पेपर से फिर वो रिपोर्टर्स तक आ गया, यानी रिपोर्टर्स की बात तक पहुंचा है। अच्छा, न्यूज़पेपर से रिपोर्टर्स की बात तक एंड में। वो कह रहा है एंटरटेनमेंट में भी प्रिंसिपली फाउंड इन सेंटर पेजेस, यानी कि आप अभी भी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो जहां एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन की बात हुई थी। वो कह रहा है सेंटर पेजेस में आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, यानी कि हम अभी भी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, है ना। फिर वो बोल रहा है द प्रिंसिपल एम ऑफ न्यूज, शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेस, यानी अभी भी फ्रंट पेज की बात हो रही है, यानी कि न्यूज़पेपर की बात अभी भी हो रही है, ठीक है। फिर और दूसरी चीजों पे आप, कि अभी भी बात हो रही है इन सब चीजों की। फिर वो बोल रहा है मोस्ट न्यूज़पेपर आर पब्लिश डेली, ज्यादातर न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होते हैं। द न्यूज रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर, न्यूज रिपोर्टर को ये शेयर करना होता है कि दे हैव अप टू डेट मिनट न्यूज, कि उनके पास अप टू डेट न्यूज है। आगे रिपोर्टर्स पे देखो, इस वाली लाइन में रिपोर्टर्स पे आ गए हम। और फिर वो बोल रहा है इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स, इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स दे विल एम, कौन विल एम, ये रिपोर्टर्स विल एम। ये दे किसके लिए लिखा है, रिपोर्टर्स के लिए। तो न्यूज रिपोर्टर्स वहां मेंशन किया, यहां दे लिख दिया। इन देयर न्यूज, अपनी न्यूज में रिपोर्टर्स ये भी ध्यान देते हैं कि वो एक सेंस ऑफ इमरजेंसी भी क्रिएट करे। तो ये वहां न्यूज़पेपर की बात हो रही थी, सेंट्रल पेज देखो, वहां पेज फ्रंट पेज की बात हुई, सेंटर पेजेस की बात हुई, और यहाँ रिपोर्टर्स की बात हुई। ये लिंक, ये लिंक, ये और रिपोर्ट का ये लिंक, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सारा सही है, PQRS ही है। तो अब समझ लो वो क्या कह रहा है, ये सही लिखा हुआ है, सब कुछ चेंज नहीं है। तो बोला कि न्यूज़पेपर का ये दो मकसद होते हैं, एक तो कि वो इन्फॉर्म करें और एंटरटेन करें, ओके। एक कि वो इन्फॉर्म करें और एंटरटेन करें। एंटरटेनमेंट आपको सेंटर पेजेस में मिलता है ना, और सेंटर पेजेस में मिलता है इन सम फीचर आर्टिकल्स, फीचर आर्टिकल्स में कुछ स्पेशल आर्टिकल्स निकलते हैं उनमें मिलता है, या फिर लोकल न्यूज स्टोरीज में मिलता है।
एंटरटेनमेंट। वो बोल रहा है प्रिंसिपल एम जो होता है वो होता है फर्स्ट पेज का कि शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट दी जाए ताकि इन्फॉर्म किया जाए। तो फर्स्ट पेज पे आप इन्फॉर्मेशन में शॉर्ट न्यूज देते हो, ये बोल रहा है। फिर वो आगे बोल रहा है कि जो न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होते हैं ना, तो रिपोर्टर्स को ये इंश्योर करना होता है कि वो अप टू डेट न्यूज दें। फिर वो बोल रहा है कि इन देयर न्यूज रिपोर्ट, अपनी न्यूज रिपोर्ट में रिपोर्टर को एक सेंस ऑफ इमीडिएसी देनी पड़ती है कि अभी इमीडिएट है ये न्यूज, है ना। और वो ऐसा इंप्रेशन ऐसे लिखते हैं कि ऐसा इंप्रेशन हो कि न्यूज उन तक फटाफट पहुंचाई गई है, हाँ। और दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इज वेरी लेटेस्ट, कि जो इन्फॉर्मेशन जो उसमें लिखी हुई है वो सबसे लेटेस्ट है, और उनको जेन्युइननेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, 2-3 क्वेश्चंस और हैं। चलिए देखो, वो कह रहा है जो आउटकम है, किस चीज का आउटकम भाई? द आउटकम, किसका आउटकम, किसका परिणाम? कोई बात ही नहीं कही। द आउटकम इज मच मोर लाइकली, आउटकम का जो चांसेस है कि वो फेवरेबल होगा। किसका आउटकम? ए से शुरू ही नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट, खत्म कर दो इसको, बिल्कुल खत्म कर दो। यहां देखो, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट का कैरेक्टर। कौन सी दैट डेवलपमेंट? कौन सी दैट डेवलपमेंट? हाँ, डी से आंसर ही नहीं, खत्म कर दो इन ऑप्शंस को। कौन सी दैट डेवलपमेंट? अब हम पढ़ते हैं, पूरा समझाते हूँ। बोल रहा है कि ये जो आउटकम आएगा और वो हमारे फेवर में होगा या नहीं, ये लाइकली इस चीज पे है कि हमें सब्सटैंशियल इंटरनेशनल एड मिलती है, या देन इफ देयर इज नॉट, कि सब्सटैंशियल एड हमारे लिए है या नहीं है। यानी कि इसका जो आउटकम हमारे फेवर में आएगा वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि हमें सब्सटैंशियल एड मिलती है या नहीं मिलती है ही नहीं सब्सटैंशियल एड। फिर वो बोल रहा है मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो डेवलप नहीं हुई हैं वो अपनी ग्रोथ को प्रमोट करेंगी, विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट करेंगी, एक तरीके नहीं तो दूसरे तरीके में। कोई मैटर नहीं करता है, नो मैटर वेदर दे रिसीव, नहीं मायने रखता है कि उनको बाहर की एड मिले या फिर ना मिले। कहने का मतलब कि जो कंट्री ग्रो नहीं की है ना, है ना, वो अपनी इकोनॉमी को पुश करेगी करेगी, चाहे उसे बाहर से मदद मिले या ना मिले, क्योंकि उसे ग्रो करना है तो अपनी इकोनॉमी को पुश करेगी, मतलब मायने नहीं रखता उसे बाहर से मदद मिले या ना मिले। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? बाय सब्सटैंशियल एड, सब्सटैंशियल एड से मेरा मतलब है कि नॉट ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, सब्सटैंशियल एड से मेरा मतलब सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल हेल्प मिलना ही नहीं है, बल्कि पैसे की हेल्प मिलना भी है। तो यहां वो सब्सटैंशियल एड को समझा रहा है कि सब्सटैंशियल एड से राइटर का मतलब क्या है। यहां पे बोल रहा है द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट का कैरेक्टर जो है हाउ एवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली, जो उस डेवलपमेंट का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग तभी होगा अगर 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 वो इन्फ्लुएंस है अलग अलग टाइप की अमाउंट्स और एड जो है मिल रही है उससे। तो यानी कि यहाँ बोल रहा है कि उस डेवलपमेंट का कैरेक्टर अगर एड मिलेगी तो ही फायदेमंद रहेगा। अब आप देखो इतनी टूटी टूटी बातों में सबसे पहली चीज तो ओपनिंग स्टेटमेंट हमें मिलती है बी, ओके, क्योंकि हमको डी से शुरू नहीं होगा आंसर। अरे यार मैं पागल हूँ, इतना समझा रही हूँ, हे राम, मुझे लगा कि वो भी बी है। आंसर तो खत्म है, आंसर खत्म है आपका। डी पहले कट गया था, वहां भी कट गया था, वहां भी कट गया। तुम भी सोच रहे हो यार ये क्यों समझा रही है, डी का वहां काट दिया यहाँ क्यों नहीं काटा, मुझे लगा वो बी है। खत्म है आंसर। अब आप पढ़ के देख लो, वो कह रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड है, वो अंडर डेवलप्ड है, वो अपनी इकोनॉमी को पुश करेंगी ही करेंगी, चाहे कोई उनकी मदद करे चाहे ना करे। और वो वाली जो डेवलपमेंट है ना, ये वाली डेवलपमेंट, अब उससे जोड़ रहा है, ये डेवलपमेंट तभी अच्छी होगी अगर आपको एड मिल जाए तो। फिर वो बोल रहा है कि आउटकम अच्छा आएगा तभी जब आपको इंटरनेशनल एड मिल जाए बजाय कि ना मिले। तो आपकी डेवलपमेंट का आउटकम अच्छा तब आएगा जब आपको इंटरनेशनल एड मिल जाए बजाय कि ना मिले। और फिर बोल रहा है कि इंटरनेशनल वो सब्सटैंशियल एड से मेरा मतलब ये है।
दोबारा से। तो उसने बोला कि जो कंट्रीज डेवलप नहीं हुई वो अपने आप को पुश करेंगी अपनी इकोनॉमीज को, चाहे कोई मिले हेल्प या ना मिले। उस डेवलपमेंट का कैरेक्टर तब सही बनेगा, उस डेवलपमेंट का अगर मिल जाए एड तो। फिर वो बोल रहा है आउटकम उसका जो निकल के आएगा ना वो बेहतर तभी होगा एड मिल गई तो यहाँ डेवलपमेंट कह रहा है, फिर वहाँ आउटकम कह रहा है। और फिर बोल रहा है सब्सटैंशियल एड से मेरा मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे भी उसने सब्सटैंशियल इंटरनेशनल एड लिखा है ना, तो फिर हम समझ गए कि मेरा उसका मतलब ये है इससे। चलो ओके, इस लिंक से भी हम समझ रहे हैं कि सब्सटैंशियल इंटरनेशनल एड है ना। यहाँ पे एड वाला वर्ड उसने यूज नहीं किया, ना यहाँ यूज किया ना यहाँ यूज किया, यहाँ पे किया उसको फिर यहाँ समझा दे रहा है। आ जाओ 19। चलो, बोल रहा है ऐसा इसलिए है, कैसा किस लिए, इट इज बिकॉज, रीजन दे रहा है, व्हाट इज बिकॉज, खत्म। बी डी सी ओपनिंग स्टेटमेंट पकड़नी है बस। आप देखो, इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स, ये बहुत लाइकली ऐसा बिल्कुल हो सकता है, यंगस्टर्स जो हैं वो मदद मांगते हैं एल्डर्स से, यंगस्टर्स जो हैं एल्डर्स से मदद मांगते हैं, ऐसा होता है। एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम्स दैट प्रिवेल, अगर मैं जोर दूं उन टाइम्स पे, उन समय पे जो कि चले हैं, तो द यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड सिस्टमेटिकली, यूथ जो है ना वो अपनी जो डाउट्स होते हैं उसको उसके आंसर मिल जाते हैं बड़े सिस्टमैटिक तरीके से। वो बोल रहा है इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल उसी तरीके से जो एल्डर्स है ना, इन मोस्ट लाइकलीहुड जो एल्डर्स हैं वो ज्यादातर क्या होगा कि उनसे भी यही आशा होगी कि वो एडवाइस को दे अपने गाइडेंस के तौर पे, एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस एडवाइस दे। तो आप यहां देखो, यहां लिख रहा है इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, सेम कॉन्टेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में एल्डर्स भी उस गाइडेंस देंगे। आप ये सेम कॉन्टेक्स्ट इस स्टेटमेंट के लिए लिख रहे हो। वो कह रहा है कि इट इज वेरी लाइकली, बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की कि यंगस्टर्स जो हैं बड़ों से राय मांगेंगे, जो जवान लोग हैं बड़ों से राय मांगेंगे, बहुत पॉसिबिलिटी है इस चीज की। फिर वो बोल रहा है इसी संदर्भ में बड़े जो हैं उनसे भी आशा है कि वो राय देंगे अपना वर्ड ऑफ गाइडेंस के तौर पे। तो यानी कि बच्चे मांगेंगे और ये देंगे। ओके, तो ये लिंक है कि बच्चे मांगते हैं एडवाइस बड़ों से, और बड़ों का भी ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बड़ों को भी एडवाइस देनी चाहिए, अपना वर्ड ऑफ गाइडेंस देना चाहिए। तो बी ही ओपनिंग स्टेटमेंट है और बी के साथ डी जुड़ती है, क्योंकि इसका लिख रहा है इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स। तो बी डी का लिंक है, बाकी सब खत्म। अब हम इसको समझ भी लेंगे ना कि हमने गलती तो नहीं कर दी, लिंक ढूंढा है हमने तो भाई सेम कॉन्टेक्स्ट से। तो कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो एडवाइस सीख करेंगे बड़ों से, बड़ों का भी यही कॉन्टेक्स्ट है कि वो हर लाइकलीहुड, हर पॉसिबिलिटी में उनसे ये आशा है कि वो अपनी एडवाइस देंगे एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के तौर पे वो अपनी एडवाइस भी देंगे। फिर वो बोल रहा है अगर मैं बात करूं टाइम की जो रहे हैं, तो बच्चों को सिस्टमैटिक तरीके से अपनी डाउट के आंसर्स भी मिले हैं। ओके, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्रैक्टिकल पीपल है सोसाइटी में वो बोस्ट करते हैं कि लाइफ को जीने की एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें आंसर इसलिए मिलेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल लोग उनको प्रैक्टिकल चीजें कराने की कोशिश करते हैं। समझे? तो वो रीजन दे रहा है कि उनको सिस्टमैटिकली आंसर्स मिले हैं, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लोग प्रैक्टिकल चीजें देने की कोशिश करते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को मतलब यंगस्टर्स को। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, आइए देखिए, यहां जब हमने नजर मारी, पढ़ा तो है ही हमने, यहां लिखा है अ मेटावर्स, यहां लिखा है द मेटावर्स।
आर्टिकल का यूज, यहाँ इंट्रोडक्शन रही होगी, यहाँ आप डेफिनेट हो गए उस पॉइंट से कि मेटावर्स की बात हो रही है तो हमने द मेटावर्स करके लिख दिया। ओके, अब आप समझ जाएं कि सी की स्टेटमेंट जो है पहले आएगी ई से, और वो हर जगह लिखी हुई है सिर्फ इसको छोड़ के। अगर हम, और हमने पूरा पढ़ा है तो हमने पढ़ने के साथ ये देखा है कि दिस existing kind of internet technology which gives us access to various aspects is about to change into a better and newer version। ये existing technology newer version में change होगी, मैं सब समझाऊंगी। वो बोल रहा है फिर आगे, दिस मेटावर्स ये जो टेक्नोलॉजी है इसको डिस्क्राइब किया गया है न्यूअर वर्जन में। ओके, इसको द न्यूअर वर्जन, तो यहाँ पे इनटू अ बेटर एंड न्यूअर वर्जन, यहाँ पे भी अ बेटर न्यूअर वर्जन, और वहां पे इट इज डिस्क्राइब्ड एज द न्यूअर वर्जन, द न्यूअर वर्जन, द न्यूअर वर्जन यहाँ लिखा है। तो यानी कि न्यूअर वर्जन के साथ अ लिखा है, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी इसी के साथ की जुड़ी है जहां द लिखा हुआ है। तो यानी कि डी की स्टेटमेंट सी से पहले, ई से पहले आनी है, डी की स्टेटमेंट ई से पहले आनी है, सी डी की स्टेटमेंट ई से पहले आनी है, क्योंकि ये अ न्यूअर वर्जन है, यहाँ द न्यूअर वर्जन है ना। तो डी पहले ई बाद में, डी पहले ई बाद में। और हमने और क्या देखा कि सी पहले ई बाद में, ये भी देखा अ मेटावर्स से कि सी पहले ई बाद में। तो यानी कि डी सी से पहले और ई के वो, तो ये पेयर रहा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहां पे, बस आंसर खत्म हो जाता है। बोल रहा है द एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, कि जो अभी इंटरनेशनल इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, अभी जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, विच गिव्स अस एक्सेस, जो कि हमें एक्सेस देती है अलग अलग एस्पेक्ट्स को, वो चेंज होने वाली है एक बेहतर टेक्नोलॉजी में। अच्छा, इस टाइप के इंटरनेट को हम मेटावर्स कहते हैं। मेटावर्स एक इंट्रीगिंग, उत्सुक करने वाली, कि आपका मन आपको अपनी तरफ खींचने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसको हमने द न्यूअर वर्जन ऑफ इंटरनेट कह के डिफाइन किया है। तो कह रहा है जो अभी हमारे पास इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमें मौका देती है, एक्सेस देती है, पर एक नई बेटर टेक्नोलॉजी आने वाली है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी को मेटावर्स कहते हैं। और मेटावर्स एक आपको अपनी तरफ आकर्षित करने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसे हमने न्यूअर वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी बताया है। फिर वो बोल रहा है कि बी से ना, तो इनिशियली शुरू में पूरा जो दुनिया थी उसने ट्रांजिशन किया था डिजिटलाइजेशन की तरफ, शुरू में पूरी दुनिया ने ट्रांजिशन किया था डिजिटल होने की तरफ। मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने फुल डिजिटलाइजेशन प्राप्त कर लिया है। यहाँ भी डिजिटलाइजेशन, वहां भी डिजिटलाइजेशन, यानी कि ये दोनों लिंक होंगे आसपास में, तो ये आंसर खत्म हो जाता है। ओके, और इसी के साथ मैं आपको कहूंगी थैंक यू, पर आप जाओगे नहीं जब तक मैं कुछ बोल ना दूं आपको। आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे इस चैनल पे, एक और टेलीग्राम का चैनल है क्विज चैनल, ठीक है, वहां पे आप जाएं, वहां रोज क्विज मिलता है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को देखा है, आपको फायदेमंद लगती है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज थोड़ा प्यार दें और वीडियो आइडियाज भी दें कि और क्या वीडियोस लाएं, क्योंकि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू गाइज। मेरा सच में दिल से मन है काम करने का, मन है काम करने का, मेहनत से। मैं चाहती हूं मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एग्जाम निकालें, तो आप मुझे वीडियो आइडियाज भी बताएं ताकि हम वीडियोस पे काम कर सकें। बहुत सारी चीज़ें मैं करवाऊंगी। अभी मैं कोई कोर्स नहीं सेल कर रही हूँ यहाँ पे इस चैनल पे, हालांकि मैं एक जगह पे पढ़ा रही हूँ, आपको पता है कि मैं पढ़ाती हूँ अभी मैथ्स पे, वहाँ पे भी, वहाँ मेरी पेड क्लासेस चलती है ना। लेकिन दिस इज़ एन इनिशिएटिव जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में इम्पैक्ट छोड़ पाएँ। तो इम्पैक्ट छूटेगा, मेरी मंशा है। अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं, और साथ साथ ये वीडियो कैसे आपके लिए कारगर रही वो भी बताएं, बहुत खुशी होगी मुझे ये जानकर। बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी यहाँ इन टेलीग्राम चैनल्स पे, बाकी जगहों पे भी। सो keep on supporting. I am supporting you guys, which is my दायित्व, and you must be supporting me, which is your दायित्व, ठीक है। तो थोड़ा सा एक वो बोलते हैं ना, कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, दिस इज बोल्ड symbiotic relationship. Okay, so let's build up a symbiotic relationship. I'll give you the maximum knowledge I have acquired all these years, एग्जाम निकाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंग्लिश को ऐसे बनाने की कोशिश कि आपको इंग्लिश में कभी डर ना रहे।
कभी ना डर रहे। ओके, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम्स के बारे में बता दिया। और बाकी हम वीडियोस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन की सारी वीडियो मैंने दे रखी है आपको पिछले 5 साल की, और साथ साथ मैंने टॉप 10 क्लोज टेस्ट भी करवा दिए, और अब मैंने टॉप 20 वो भी करा दिए हैं, जंबल सेंटेंसेस भी करा दिए हैं मेंस के लिए। और कुछ वीडियो आइडियाज़ हो अभी जो आपको ज़रूरत हो तो मुझे बताना, फिर मैं उस पर काम करती हूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, लव यू। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया भी है, मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम वीडियोज़ में मुझे इतना प्यार मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू। टेक केयर, बाय।